हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राम राम जी। जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नितेश, करमवीर, राम राम जी। पुष्पेंद्र, आजाद, गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश, विजय हो बच्चे। हाँ जी, जय हिंद। मोहित, जल्दी आइए बच्चे। हाँ जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रुपेश बेटा, इसके बारे में सर से पता करना आप। हाँ जी। मोहित, अनंत, विपिन, आजाद, भानु। हाँ जी हाँ जी, चलिए बच्चे इधर ध्यान दीजिए। देखिए, एक बार बताइए, हमने जो लास्ट क्लास था, लास्ट क्लास में हमारा पार्ट चला था बच्चे मॉडर्न फिजिक्स। देखिए बच्चे, टॉपिक था हमारा मॉडर्न फिजिक्स। और इस मॉडर्न फिजिक्स में बताइए एक बार क्या क्या हो चुका हमारा। सेमीकंडक्टर, उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड, डायोड के जिसमें एलईडी, फोटो डायोड, जीना डायोड, ठीक है, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर। हाँ जी, क्लियर है। चलिए देखते कल का कितना पता आपको। बच्चे बताइए, सबसे लीस्ट डोपिंग किसमें होती है? लीस्ट डोपिंग, सबसे कम मादता किसमें होती है? जल्दी बताइए। हाँ जी, बिल्कुल लाइव है बच्चे। कश्यप, सचिन बिल्कुल सही। हाँ जी, रुपेश, आधार, हाँ जी हाँ। अरविंद बिल्कुल ठीक है बेटा। अंकित बहुत अच्छे, ठीक है ठीक है। अच्छा बताओ, अल्फा की वैल्यू इनमें से बताना, अल्फा की वैल्यू कौन सी सही है? बताओ, ए या बी? जल्दी बताइए, ए या बी? अल्फा की वैल्यू एक से ज्यादा होती है, एक से कम होती है? सेकंड, जल्दी बताइए बच्चे। आइए आइए, हाँ अमित, शिवम। पहली, अल्फा की वैल्यू एक से ज्यादा होती है? नहीं, अल्फा की वैल्यू एक से कम होती है, समझे? ठीक है। हाँ जी, अल्फा बीटा बताया, ट्रांजिस्टर बताया। ट्रांजिस्टर का अच्छा बताओ, जब वो एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है तो उसमें फेज शिफ्ट कितना आता है? कितने फेज का एंगल आता है? जल्दी बताओ, फेज का एंगल कितना आता है? जल्दी ब्रिजेश। थैंक यू बेटा। हाँ जी, 180 डिग्री। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ जी हाँ। चलिए देखो बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस मॉडर्न फिजिक्स के दौर में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अच्छा सुनना ध्यान से, कुछ बच्चे, शिवम बेटा ऐप पे क्या हो रहा है देखो, मैं आपको बता दूं भाई, मैं फैकल्टी हूं, मेरा काम है फर्ज पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। उसके बारे में कोई भी चीज सर क्या है कैसे, वो प्लीज आप, हाँ ठीक है, यहां यहां बताऊं मैं। चलिए देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थोड़ी देर के लिए मेरी क्लास में इर्द गिर्द की बातें छोड़ दिया करो, बस यहां पे ध्यान देना। परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे आज हम। ये बोलते हैं बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। और इसके बाद बच्चे एटम्स एंड न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे नाभिकी कहते हैं। और एक होगा आपका रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी बोलेगा सिंपल हिंदी में जी, ठीक है जी। उसके बाद न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, नाभिकीय नाभिकीय विलयन और संलयन। देखो जी, ये टॉपिक्स हैं जो आपके बचे हुए हैं इसमें। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थोड़ा सा पार्ट। हाँ जी, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। बड़ा बड़ा लिखें, हाँ बड़ा बड़ा लिखेंगे। प्रिंस जी इधर ध्यान देना, ये तो सिंपल मेरा तरीका था बताने का, भाई ये कराना है, ठीक है जी।
पूछनी थी सर। मैं अभी प्रियांशु बेटा क्लास नहीं ले पाए हो तो पता नहीं। हाँ आज, हाँ बॉम्ब के बारे में बताऊंगा। देखो तो टाइम मेरे पास बहुत कम है, बस स्टार्ट करने दो मुझे, क्योंकि जितना फिर होता है फिर श्रिंक हो पा जाता है। तो चलिए बच्चे हाँ ध्यान देना। देखिए अच्छा मैं अब बात आपको बताऊं, जो मैंने कल कराई थी ना क्लास, जो कल की क्लास कराई थी, अगर बच्चों ने वो उठा के देखी होगी तो उसमें अल्फा हमेशा क्वेश्चन इस पे थी, अल्फा बीटा वाला, जो बीटा बीटा या बीटा इज इक्वल टू अल्फा वन माइनस अल्फा, ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल। और एक और रूल लग रहा होगा भाई, एमीटर से जो करंट आएगा, एमीटर में जो करंट आएगा, क्लियर है? या फिर ये समझ लो आई बी, बेस आधार में जो करंट आएगा, अगर कॉमन बेस है तो क्या होगा, एमीटर में जो करंट है, आने वाला करंट, सुनना ध्यान से, आने वाला करंट कलेक्टर क्या करता है, उसे कलेक्ट करता है ना। तो अगर मैं आने वाले में से कलेक्टर वाले को हटा दूं तो नीचे बेस का ही तो बचेगा। ये बात समझ आई नहीं है? न्यूमेरिकल करके देखना, इसी पे किए होंगे। कितने बच्चों ने कल ये क्लास पढ़ के देखी थी, जल्दी बताइए। ड्यूअल नेचर सचिन बेटा इसके बाद आएगा ड्यूअल नेचर, क्लियर है? एक क्लास और होगी इसकी, एक क्लास और होगी इसकी। हाँ जी बताइए कितने बच्चों ने करके देखे थे ना कश्यप? हाँ जी यस सर जय। हाँ बेटा, बेटा ऐप में प्रॉब्लम है, उससे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित बेटा उम्मीद वही बहुत है, तो बेटा मैं उम्मीद पे खरा उतरा हूं अभी तक, ठीक है? अब कोई कैसी बाउंडेशन है तो बात अलग है, लेकिन मैं जितना चाहे उतना कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। हाँ जी किए थे ना बच्चे? हाँ क्वेश्चन हो रहे हैं ना आपसे। तो क्या है कि देखो मैं आपको बताऊं, मैं पूरा 12th का डिस्क्रिप्शन एक साथ नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर दे सकता हूं कि आपको पता लग जाएगा देख देख के क्या है अल्फा, क्या है बीटा, क्या है। न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड है, जो मैं ट्रांजिस्टर का बता रहा था। मैंने आपसे कहा था, क्लियर है, मैं एक असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट में न्यूमेरिकलों को डाल दूंगा, ठीक है जी। चलिए अब ध्यान देना बच्चे, अब मैं बात करता हूं बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। ध्यान देना, यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, कैसे है। परमाणु की संरचना, जल्दी से टॉपिक डालिए जी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। नाइट में ज्यादा पढ़ाई की, फीवर हो गया? कोई नहीं, ठीक हो जाओगे, 10-12 डिप्स मारो। हाँ जी यस सर क्वेश्चन हो रहा है, बहुत अच्छा। चलिए बच्चे बहुत अच्छे, ओके बेटा। ऑफलाइन नोट्स मिल जाएंगे, देखो जी मिल भी जाएंगे, हो सकता है, ठीक है जी। बना रहा हूं बस, बनते मिल जाएंगे, ठीक। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं वैसे बांट दूंगा, ले जाओ। चलो इधर ध्यान दे बेटा, इधर ध्यान दे। अब मैं बताने जा रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो जी जिसे कहते हैं हम परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, ध्यान देना जी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। वॉइस नहीं आ रही दीपक बेटा, आज कोई आपके नेट में दिक्कत होगी उधर। बेटा प्रॉब्लम हो रही है क्लास में, मेरी क्लास में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बस थोड़ी देर यहां करो। अगर कोई इश्यू है उसका टेक्निकली, तो टेक्निकल वालों को पता होगा, मुझे नहीं पता। मैं तो जी भागा भागा आया, क्लास ली, ठीक है। चलिए ठीक है ना, इधर ध्यान देना बच्चे, जल्दी से थोड़ा ध्यान देना। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करता हूं, परमाणु की संरचना, तो एक किस्सा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। ये वो पार्ट है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड भी है, ठीक है जी, केमिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट है। अब ध्यान देना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, मैं देखो 3 चीज होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। हो जी, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है, क्लियर है? इन 3 चीज का जिक्र ही सबसे पहले कर रखा है। आपको पता है जो भी कुछ है ये इलेक्ट्रॉन है, हर चीज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है ना, हर चीज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है। आज साइंस भी इसी बात पर रिसर्च कर रही कि काश अगर इलेक्ट्रॉन हम बना दें। इलेक्ट्रॉन से भी एक छोटा पार्टिकल होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो बता देता हूं, जिसे गॉड पार्टिकल का नाम दिया है। क्या 4-5 कंट्रीज आज भी बंकर के नीचे रिसर्च कर रहे हैं इस बात को
क्लियर है? काश इलेक्ट्रॉन बन जाए, इलेक्ट्रॉन बन जाए तो हम कोई बॉडी बना सकते हैं, बॉडी बन गई तो पार्टिकल बना सकते हैं, पार्टिकल बन गए इंसान बना सकते हैं, लोहा लकड़ी सब चीज इलेक्ट्रॉन से बनी है, अपना खुद का ग्रह बना सकते हैं हम। इस चीज पे रिसर्च चल रही है, क्लियर, काफी लंबे टाइम से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, अब क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, क्लियर है? तो अब आपसे बार बार कई जगह क्वेश्चन पूछ रखा होता है कि बताओ भाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने करी। ये सब चीज आपको मैं बताऊंगा, पहले एक किस्सा सुनना, लास्ट के एंड में बताऊंगा। ठीक है जी, हुआ क्या था, वैसे आपको बच्चे कुछ ट्रिक से भी याद रखते हैं, आपको किस्सा के बाद पता लग जाएगी। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही? आ तो रहा है कश्यप? हाँ हाँ हाँ, देखो बेटा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है जी। अब देखो इसके बारे में, अच्छा एक और एक ट्रिक होती है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। वो जी ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब है थॉमसन, थॉमसन 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 थॉमसन, पी का मतलब है प्रोटॉन, आर का मतलब है रदरफोर्ड, एन का मतलब है न्यूट्रॉन, चे का मतलब है चैडविक। ईंट पर नाच, ई का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब क्या है प्रोटॉन, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने करी इसकी खोज, एन का मतलब क्या है जी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, चैडविक ने। इन तीन चीज के बारे में तो आपको पता है, थोड़ी देर में आपको और पता लगेगी क्या है कैसे है किसने सिखाया। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, जे जे थॉमसन, पूरा नाम था जे जे थॉमसन, पी पे था प्रोटॉन रदरफोर्ड, और एन मतलब न्यूट्रॉन। बच्चे बात समझ आई, न्यूट्रॉन की किसने करी, चैडविक ने करी। अब सुनना ध्यान से, होता क्या है, इस केमिस्ट्री के दौर में फिजिक्स का जो पार्ट था, आपको पता है सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पता लगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगा, तो एक साइंटिस्ट आए, किस्सा सुनना जी ध्यान से, एक का नाम था जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन साहब आए, जे जे थॉमसन ने ये कहा कि भाई साहब देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होता है, क्लियर है? उन्होंने ये कहा कि देखिए, तब उनसे पूछा कि जी वो अणु है जो इसकी परमाणु की आप स्ट्रक्चर बता रहे हो, परमाणु ऐसा होता है, वो परमाणु होता कैसा है? तो इन्होंने कहा उसका कंपैरिजन एक तरबूज से किया, वाटरमेलन से किया, तरबूज से किया, और कहते हैं कि जो तरबूज है ना, उस तरबूज के अंदर कुछ बीज होते हैं, आपने भी देखी ये बात। तो जो ये बीज हैं, सीड्स जो होते हैं, ये बिहेव करते हैं, ये सीड्स बिहेव करते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन की तरह, और जो इनका रेडिस पार्ट है, रेडिस पार्ट जो है ये बिहेव करता पॉजिटिव की तरह। जे जे थॉमसन साहब ने बोली ये बात, ठीक है? दा कोच पर, हाँ बच्चे क्लास है आज, इसके बाद क्लास है मेरी दा कोच पे। जे जे थॉमसन है, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्ट कौन सा पार्ट होता है, रेड पार्ट होता है, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, जब इन्होंने कहा कि ये रेडिस पार्ट होता है, पॉजिटिव तरह बिहेव करता है, तो इनसे पीछे बैठे हुए एक साइंटिस्ट ने कहा, अच्छा जब भी कोई साइंटिस्ट अपनी थ्योरी देते थे तो उस थ्योरी के अंदर दूसरे साइंटिस्ट कुछ ना कुछ कमी निकालते थे, अगर वो साइंटिस्ट उस थ्योरी को प्रूफ ना कर पाए, जो उनकी बात को नहीं बता पाए, तो वो उनकी कमी बन जाती थी, ड्रॉबैक्स बन जाते थे, लिमिटेशन बन जाते थे। अब पीछे बैठे एक साइंटिस्ट ने कहा, जे जे थॉमसन साहब आप बात सही बोल रहे हो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपने बता दिया, आप ये बता सकते हो कि एग्जैक्ट उनकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां है, वो कहां लाई करते हैं? वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तब वो साइंटिस्ट पीछे से निकल के आते हैं और वो अपनी थ्योरी देते हैं। उन्होंने कहा जी देखो जी, पहले तो मैं आपको अपना नाम बता देता हूं, मुझे प्यार से कहते हैं रदरफोर्ड, मेरा नाम है रदरफोर्ड, ये वही फोर्ड है जिन्होंने फोर्ड ट्रैक्टर बनाया, कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए जी, रदरफोर्ड। अब सुनिए, ये फोर्ड कहते हैं, देखिए जे जे थॉमसन साहब आप गलत बोल रहे थे, मैं आपको बताता हूं हकीकत में होता क्या है।
जब भी कोई एटम होता है, जब भी कोई परमाणु होता है, तो उसके बीचों बीच में एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बच्चे? न्यूक्लियस, जिसे हम नाभिक कहते हैं। क्लियर है? अब नाभिक जब होता है तो उस नाभिक की कंडीशन में जो ये न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इनके अकॉर्डिंग तीन पार्ट, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और उन्होंने कहा कि न्यूट्रॉन भी इसी में होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं इसमें बच्चे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? अगर नहीं दिख रहा दोबारा बता देते। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है जी। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर ऐसी थी। भाई न्यूट्रॉन पे तो कुछ होता नहीं है, न्यूट्रॉन पहले गया इलेक्ट्रॉन के पास, भैया मुझे यहां रख ले। वो कह रहा भाई मैं पहले से नेगेटिव हूं, भिखारी हूं, प्रोटॉन के पास जाओ, दाता के पास जाओ। और एक बात आपको बता देता हूं, जितना भी एटम के अंदर वजन होता है, जितना भी एटम के अंदर वजन होता है, परमाणु के अंदर उसका भार होता है, वो 90%, 90% वो सिर्फ और सिर्फ उसके न्यूक्लियस की वजह से होता है। अगर मैंने कह दिया कि भाई साहब 100 ग्राम का, सपोज करो मैंने कहा 100 ग्राम का अगर कोई एटम है, ऐसे तो हो नहीं सकता, बहुत छोटी चीज होती है, फिर भी मान लेते हैं 100 ग्राम का, तो भाई साहब 90 ग्राम जो वजन है ना, वो उसके एटम की वजह से ही होगा, उसके नाभिक की वजह से होगा, न्यूक्लियस की वजह से होगा, केंद्रक की वजह से होगा। बात समझ आई नहीं आई? क्लियर है? रदरफोर्ड साहब ने बोला कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और वहां पीछे एक साइंटिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने, साहब रदरफोर्ड साहब आप क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? आप ऐसे करो, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे लगाते हैं ये तो बताओ, ये कोई क्या प्रोसेस है, चक्कर ऐसे लगाते हैं ऐसे लगाते हैं? इनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था। नहीं पता था तो इन्होंने अपना सोचा कि ना बताने से अच्छा है कुछ बता ही दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने ये कहा, हाँ जी हाँ मुझे पता है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, सुनो सुनो। उन्होंने कहा देखो सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्लियर है? बात समझ आई? और जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो उसके चारों तरफ चक्कर तो लगाते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो वो चक्कर लगाते 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 न्यूक्लियस में समा जाते हैं, केंद्रक में समा जाते हैं। पीछे बैठा साइंटिस्ट कहता है वाह वाह रदरफोर्ड साहब वाह, क्या कहने आपके, आप कह रहे हो, अरे आपकी थ्योरी कह रही है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते 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 न्यूक्लियस में समा जाएगा। उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही कुछ है। तो उन्होंने कहा, उस साइंटिस्ट ने बोला साहब आपकी बात से हम सहमत हैं, अब मान भी लेते हैं, हमें आप एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो आप ये बताओ जो अर्थ है, उस अर्थ पे जो भी पार्टिकल है, बॉडी है, ह्यूमन बीइंग है, वो सब कुछ इलेक्ट्रॉन की तरह है। अर्थ घूम रही है, अर्थ घूम रही तो हम भी घूम रही हैं, अरे हम भी घूम रहे हैं तो ये तुम्हारी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक दिन घूमते 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 हम भी धरती में समा जाने चाहिए थे। और इस बात को देखते हुए रदरफोर्ड की बोलती बंद हो गई। ये इनकी कमी थी और इसी को कमी में इंक्लूड किया गया, बोला गया अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे लगाते हैं। तब वो साइंटिस्ट निकल के आता है और आकर के एक्सप्लेन करता है, कहता है न्यूटन, रदरफोर्ड साहब आप गलत हो, इस चीज में ऐसे नहीं है, हम बताते हैं कैसे लगाते हैं। क्लियर है? अबे जय, ये बात तो हमको पता है कि थ्योरम डिफरेंट डिफरेंट ईयर में दिया था, और अगर हम यहां कॉन्सेप्ट को अगर जोड़ रहे हैं, हम ये बता रहे हैं दिया था, बस टाइम का ही तो गैप है, लेकिन थ्योरी पढ़ के उन्होंने इस बात को गलत तो साबित किया। एक बच्चा कह रहा सर इनके ईयर में गैप है, बिल्कुल गैप है। 4 साइंटिस्ट तो मैं तुम्हें ऐसे दिखाऊंगा जो जिस दिन मरा था उसी दिन पैदा हो गया था एक साइंटिस्ट, अभी नहीं बताऊंगा। दूसरा मरा था, उसके बाद न्यूटन के मरने के बाद एक और साइंटिस्ट पैदा हो गया था। न्यूटन कब पैदा हुआ था कि कौन सा साइंटिस्ट मर गया था, ये लोग कहते हैं वही साइंटिस्ट पैदा होकर आया। 4 साइंटिस्टों का ऐसा फैक्चर दिखा दूंगा जो जिस दिन मरा था उसी दिन पैदा हो गया था एक नया साइंटिस्ट, उसी डेट पे उसी दिन। क्लियर है? हाँ तो नहीं बेटा सॉरी बोलने वाली बात नहीं है। जय ने जो पूछा वो ये कह रहा था सर इनके ईयर में गैप था, हाँ ईयर में गैप था, लेकिन मैं बाइंड कर रहा हूं, उस टॉपिक से बांध रहा हूं, सिर्फ समय का तो अंतराल है,
लेकिन अगर आज कल को तुम साइंटिस्ट आ जाओ तो तुम क्या कहोगे, नहीं सर आपकी इस थ्योरी से हम सहमत नहीं है। आज हैं लोग, भाई आइंस्टाइन की थ्योरी से हम सहमत नहीं है, ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, गलत है उठाने वाले एलिगेशन। बात समझ आई नहीं आई? क्लियर है? तो वो चीज भी उसी के अंदर आती है। तो टाइम ड्यूरेशन को नहीं देखते हम, ठीक है। अब रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड के बाद वही जो साइंटिस्ट था, तीसरा साइंटिस्ट, उसका नाम था नील्स बोहर। बोहर साहब आए, बोहर ने कहा कि जी आपने बोला तो था, ये बात तो सही है कि एटम अणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने अपने कक्ष में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी सेल्स में चक्कर लगाते हैं, पहली में 2, 8, 18 ऐसे करके 2, 8, 18, 32। सुनना पहले ध्यान से। अब क्या हुआ, 2, 8, 18 ऐसी सीरीज थी, ये आगे आके फेल हो गई। पोटेशियम जब 19 की बात करते हैं ना, तो 2 और 8 10। क्लियर है? पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे। अब ये फेल हो गई थ्योरी। उसके बाद इसमें चेंज आया, ऐसे नहीं, ये कहता नहीं 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 ऐसे नहीं होता, 2, 8, 8, 18 होता है, 2, 8, 8, 18 होता है। बोहर की थ्योरी को भी फेल करने वाला पीछे एक साइंटिस्ट बैठा था, क्योंकि आगे चल के ये भी 24 पे आके 24 पे आके फेल हो रही थी। काश अगर तुमने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो। उन्होंने फेल हो गई, तो आगे जो साइंटिस्ट आया उसका नाम था आफबाउ। याद आ रहा है? आफबाउ, जिसने बोला 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 ऐसा कॉन्सेप्ट दिया। ये आफबाउ था। आफबाउ, हर कोई अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशन बताने लग रहा है यहां से। आफबाउ था, आफबाउ की थ्योरी फेल हुई। आफबाउ के बाद जब साइंटिस्ट आए तो उन्होंने फिर अगले कोई साइंटिस्ट आए, आपको पता है हुंस आया था, हुंस का अलग कॉन्सेप्ट था। पाउली आया एक साइंटिस्ट, कहता पहले भाई ऐसे करो, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, याद आ रहे होंगे ना, हुंस, पाउली, ये सब सुने होंगे तुमने। क्लियर? जब ये ऐसे कॉन्सेप्ट आ रहे थे, 6 साइंटिस्ट आगे, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता लगा। इससे पूछा भाई साहब क्या है, हाइड्रोजन है? उन्होंने कहा हाँ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन पहला उसमें। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से पूछा भाई साहब ये बता दे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिखता कैसी है? हाइड्रोजन जो बनता है, हाइड्रोजन की जो फॉर्मेशन बन के आती है, वो जो स्पेक्ट्रम है उसका, वो स्पेक्ट्रम बन के कैसे आता है, ये उस स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाए, ये भी नहीं बता पाए थे। और इसे बताने के लिए एक नहीं 5 साइंटिस्ट आए। 5 साइंटिस्ट आते हैं किसको बताने के लिए? हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम को बताने के लिए। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। पी साइलेंट होता है इसमें, फुंड। 5 साइंटिस्ट आए, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। तब जाकर के इन्होंने हाइड्रोजन का एक स्पेक्ट्रम तैयार किया, जो तुम्हें पता होगी, तुमने पढ़ा होगा 12th क्लास में, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। याद आ रहा है? तो इन लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड के अकॉर्डिंग जब ये चीज बताई गई कि जो कॉन्सेप्ट है वो 5 साइंटिस्टों ने दिया। अब जब ये 5 साइंटिस्टों ने दिया, ये 5 साइंटिस्टों से पूछा गया भैया हीलियम को बताना, ये भी फेल, सिर्फ हाइड्रोजन का बता पाए। तो इस केमिस्ट्री के दौर में साइंटिस्टों की सीरीज होती है। बात समझ आई? तो 5 साइंटिस्ट थे, लाइमन, स्पेक्ट्रम को बताने वाले यही थे 5। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, हल्का थोड़ा बहुत जो नोट करना करिए बच्चे यहां से, फिर मैं आपको बताता हूं कौन सा क्या कॉन्सेप्ट होता है। करिए, नोट करिए एक बार। और जब आप इनको पढ़ के देखोगे अपनी बुक्स में तो आपको पता लगेगी ये चीज। एक चीज और बता देता हूं बच्चे, यहां पे मैं देखो, ये जो था लाइमन, बच्चे आप देख पा रहे हो ना? सर याद आ रहा है, हाँ बहुत अच्छे बच्चे। ये जो लाइमन था, लाइमर की बात करूं तो लाइमन जो सीरीज थी वो यूवी रेज के लिए थी। बाल्मर विजिबल था,
क्वेश्चन पूछा जाता है जी कई बार, शायद दिख रहा है ना आपको, ये विजिबल, हाँ, इसे बोलते बच्चे दृश्य। और ये सब आईआर के लिए थे। आईआर मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन के लिए। हम इन्हें ऐसा भी बोल सकते हैं इंफ्रारेड, जिन्हें अवरक्त करने बोलते हैं बच्चे, सुना होगा आपने अवरक्त करने। और इसे दृश्य बोल देते हैं। लायमन सीरीज जो है इन्हें पैराबैंगनी बोलते हैं। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। 5 साइंटिस्ट थे, लायमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड। तो लायमन किसके लिए था? हां, अब कश्यप ने पूछा सर प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी क्या? जवाब आ गया। अब सुनना ध्यान से, ये चीज बताऊंगा मैं। भाई गोल्डस्टीन का तो नाम आया नहीं, ये चीज अब बताऊंगा थोड़ी देर में। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ये बात समझ आई? आपसे पूछेगा कौन सा दृश्य के काम आता है, विजिबिलिटी में कौन सा आता है, और 4 ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास। बाबा ही काम आता है, B4 बाबा। बाबा कौन? बाबा बाल्मर, ठीक है। बाबा बाल्मर काम आते हैं देखने के, देखने वाली लाइट विजिबल में जो हमें दिखती है। यूवी रेज के लिए कौन सा है? पैराबैंगनी के लिए कौन सा है? लायमन, पहली सीरीज लायमन। बाल्मर के बाद पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। आईआर माता अवरक्त किरणों में आता है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, इसमें बाल्मर भी होगा। कहेगा इनमें से कौन सा अवरक्त किरणों में इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो जवाब क्या देंगे आप? बाल्मर इस्तेमाल नहीं किया जाता। बात समझ आई नहीं? यूवी क्या होता है? करमवीर सिंह हम आपको बताएंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में विद्युत चुंबक तरंगों के अंदर मैं एक टेबल बनवाऊंगा, और भाई साहब टेबल से क्वेश्चन आता ही आता है। डिफेंस में, एनडीए में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, और मोस्टली कहीं भी देखोगे आप उससे क्वेश्चन आता है कि आईआर क्या है, विजिबल क्या है, एक्सरे किरणें क्या है, समझ रहे हो ना। और कैंसर के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी किरणों का किया जाता है, किसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन बनते हैं। एक दिन में एक टेबल बनवाऊंगा मैं यहां, और उस टेबल को देख के आप बना दोगे। बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। लायमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? हाँ जी। कौन सा किसके लिए तक हो गया ना? चलिए अब बच्चे यहां से रफ करते हैं। देखिए अब हो क्या रहा था। रदरफोर्ड के मॉडल को एक बार और हल्का सा बताता हूं। रदरफोर्ड ने क्या किया, कैसे किया, तो आपको जवाब कैसे देना है। और कश्यप बच्चे ने जो पूछा उसका भी आंसर। आर्य बेटा, ये लड़का जो आर्य है ना, ये अजीब क्वेश्चन बार बार रिपीट करता, लिखता जाता है। भाई मैंने, आप लेट आए हो। डेवल नेचर ऑफ लाइट मैंने कहा इसके बाद होगा। हाँ जी। चलिए देखिए बच्चे, अब जो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें। देखिए एक्चुअल में क्या था, जब ये रदरफोर्ड साहब इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, यहां से बंबार्डमेंट करते हैं अल्फा पार्टिकल की। कौन से पार्टिकल की? अल्फा पार्टिकल। एक बात याद रखना, पूरी जिंदगी में याद रखना, अगर फिजिक्स कहीं पढ़ रहे हो और उसने कहीं भी अल्फा पार्टिकल बोल दिया, तो अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम। क्या होता है? हीलियम। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है बच्चे? हीलियम होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। चैडविक का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि चैडविक न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया था। कोई दिक्कत नहीं थी, उसने न्यूट्रॉन खोज करी। 12th में हम एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ते थे भाई, अल्फा पार्टिकल किया, फिल्ट्रेशन किया, न्यूट्रॉन एक लेयर से चिपक गए। अब भाई पढ़ाता नहीं पढ़ाता उसको खास तौर से यहां नहीं पूछता है, लेकिन 12th में हम इसे बहुत डीप से बताते हैं कि पार्टिकल चिपक जाते हैं। उनको देखा तो वो न्यूट्रॉन थे, उन पर कोई चार्ज ही नहीं था। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 क्वेश्चन आए थे भैया, उससे क्वेश्चन आता ही था। वो जो टेबल बनवाऊंगा ना मैं, उस टेबल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब विवेक कह रहा है सर ट्रांजिस्टर क्यों नहीं कराया? एक से एक नालायक है।
सो रहे थे, ट्रांजिस्टर नहीं कराया। बच्चे यहां मेहनत करके पढ़ रहे थे, वो क्वेश्चन बता रहे थे, वो सो रहे थे। चलो यहां ध्यान दो, बेकार की बात है। अल्फा पार्टिकल बात करना बच्चे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम। क्या होता है? हीलियम। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? अच्छा सुनो, मैं आपको इमेजिनेशन कराता हूं, ध्यान देना। जब भी कभी अल्फा पार्टिकल आ जाए तो क्या बोलोगे? हीलियम। अब हीलियम होता क्या है? 2He4। क्या होता है? 2He4 को ही हम हीलियम कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है जी, अल्फा कण कहीं भी आ जाए तो इसका मतलब है हीलियम। अब क्या था, चलो मैं एक इमेजिनेशन करते हैं, सोचिए, जस्ट इमेजिन। अब आप बैठे बैठे वहां सोचना, सोचिए कि आप एक सुनसान रेगिस्तान के अंदर है। रेगिस्तान, मिट्टी मिट्टी है चारों तरफ। उसमें जैसे ही मिट्टी मिट्टी है, आप वहां से गए तो आपको दिखा एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ आगे चल के। तो आप गए तो उस हॉल के अंदर एंटर किया। बहुत बड़ा हॉल था और उस पर एक टेबल लगी हुई थी ऐसे, जिसपे हम खेलते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ बच्चे, ठीक है। तो वो टेबल थी बहुत बड़ी, और उस टेबल को बीचों बीच में चौक से एक सेंटर कर रखा था ऐसे। ठीक है, चौक से सेंटर बना रखा था। और वो पिया आपने, कैंपा होती है, कैंपा इतना मोटा, उसके अंदर कंचा होता है, देखा होगा ना? हाँ, देखा होगा। उस कंचे को यहां चिपका रखा था बीचों बीच में। ध्यान देना बच्चे, ऐसे चिपका रखा था। ठीक है, और जब तो आपने देखा कि यहां जब था अल्फा पार्टिकल के पास, तो इसमें आपने ये कंचा चिपका हुआ था, और यहां 10,000 कंचे रखे थे छोटे छोटे। 10,000 कंचे थे छोटे 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 छोटे। ठीक है, कुछ दूरी पर, ये कुछ डिस्टेंस था, कुछ दूरी थी। बात समझ आई? अब क्या हुआ, आपने क्या किया, एक कंचा उठाते हो और ऐसे करके यहां से ऐसे बम्बार्डमेंट करते हो। खेले होंगे बहुत बचपन में। तो उन्होंने देखा कि 90% ऐसे थे, 90%, कि वो बिना डेविएशन के चले गए। बस फर्क इस इतना है कि जो ये इमेजिनेशन है ना, इस इमेजिनेशन में ये जो कंचे हैं, ये क्या हैं? अल्फा पार्टिकल। अब कोई नालायक ये ना समझे कि उसने कंचे की बम्बार्डमेंट, हाँ टेनिस बॉल की बात कर रहा हूं बच्चे, उसने कंचों की बम्बार्डमेंट करी, इमेजिनेशन करा रहा हूं। अल्फा पार्टिकल थे, अल्फा पार्टिकल में से 90% ऐसे चले गए। कोई 7 से 8% ऐसे थे जो यहां टकराए होंगे, वो वहां ऐसे आए, ऐसे टकरा के ऐसे चले गए, कुछ कोण बनाते हुए ऐसे। बात समझ आई? तकरीबन 8% ऐसे थे, 90% ऐसे थे। 1 से 2% सिर्फ ऐसे थे जो जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से टकरा कर वापस आ गए। जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से। कोई 10,000 में से 1-2% बता रहा हूं मैं आपको, 10,000 में से सिर्फ 1 या 2% ऐसे थे जो गए और टकरा करके वापस आ गए। और यही बात रदरफोर्ड को लगी, यार ये हो क्या रहा है। और ये जो फिल्म ली थी, वो जैसे एक सिल्वर फॉइल होती है, ऐसे गोल्ड फॉइल होती है जी, गोल्ड फॉइल। क्लियर है? गोल्ड फॉइल सोने की पन्नी होती है। क्लियर है? जैसे आपने देखी कि पीतल की पन्नी होती है, बिल्कुल एकदम बहुत लेयर वाली, ऐसी गोल्ड फॉइल ली और उस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करी। क्लियर है? जब उन्होंने बम्बार्डमेंट करी, तो जब बम्बार्डमेंट कर रहे थे तो उन्होंने इतने पार्टिकल देखा, 1-2% वापस आ गए। तो उन्होंने देखा अगर ऐसा हो रहा है कि 1-2% वो वापस आ रहे हैं, अब अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल किससे बोलते हैं जी? हीलियम को। और एक बात याद रखना बच्चे, अल्फा पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। बात समझ आई? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है। अब उन्होंने देखा कि भाई अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये टकरा के वापस आ रहा है, तो इसका मतलब बीचों बीच में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो धनात्मक बनी हुई है, पॉजिटिव बनी हुई है, क्योंकि धनात्मक धनात्मक आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्लियर है? बात समझ आई? उसके बाद जब उसने देखा कि धनात्मक धनात्मक है, तो उन्होंने बोल दिया बीचों बीच में एक सेंटर में कुछ होता है और वो धनात्मक होता है, उसी का नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, जिसे कहते हैं हम केंद्रक या फिर नाभिक। नाभिक, जैसे इंसान का न्यूक्लियर नाभिक जो होता है, उसकी नाभि होती है, आपको पता है, सेंटर ऑफ मास ये होता है, केंद्रक। अगर इंसान को ऐसे खड़े करके
ऐसे करके नाभि से कट कर दिया जाए एग्जैक्ट, जितना वजन ऊपर का उतना ही एग्जैक्ट वजन नीचे का होगा। अगर ऊपर का 37.5 है ना, तो भाई साहब नीचे का भी 37.5 होगा। ये केंद्रक होता है। क्लियर है? ऐसे ये केंद्रक था, इसका नाभिक था, न्यूक्लियस था। उन्हें पता लगी कि ये जो होता है ये कैसा है, पॉजिटिव है। क्लियर है? तो हमेशा आपसे पूछेगा क्वेश्चन, ध्यान सुनना, बताइए न्यूक्लियस की खोज किसने करी? न्यूक्लियस की खोज किसने करी? तो आपको न्यूक्लियस की खोज के लिए किसका जवाब देना है? रदरफोर्ड का। किसका आंसर देना है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ने बताया। ठीक है। अच्छा, उन्होंने किसकी बम्बार्डमेंट करी? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल किसे बोलते हैं? हीलियम को। ऐप पर क्लास शो नहीं कर रही, विवेक के साथ हो रही है बच्चे। और बच्चे मुझे जवाब दें, आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, जल्दी जवाब दें। गोल्ड फॉइल क्यों ली बच्चे? उसके पीछे केमिस्ट्री का लॉजिक है, कारण है, आपने कभी पढ़ी होगी पीरियोडिक टेबल, उसके अकॉर्डिंग। हाँ यस सर, कश्यप बोले। हाँ ठीक है, शिवम। हाँ अंकुर। हाँ हाँ ठीक, मतलब आप गहराई से सुन रहे थे इसका मतलब। ठीक है बच्चे। हाँ विपिन, विपिन। हाँ हाँ चलो चलो, बहुत अच्छे बच्चे। हाँ अब बात समझ आई। अल्फा पार्टिकल कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल होता है, उससे बम्बार्डमेंट करते हैं, बम्बार्डमेंट करने के बाद तो ये अल्फा पार्टिकल की फॉर्मेशन बनती है। बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है जी? ठीक है। अब जिसको दिक्कत आ रही है वो अपडेट करना पड़ेगा ऐप। अब ये जब हुआ, नाभिक आया, तो आपसे पूछेगा न्यूक्लियस की खोज किसने करी, तो जवाब आपको क्या देना है? क्या जवाब देना है? किसने करी? तो आप बोलेंगे सर न्यूक्लियस खोज, जो केंद्र की खोज थी वो रदरफोर्ड ने करी। अब सुनो ध्यान से, अगर आपसे, बच्चे ध्यान सुन लेना, जो कश्यप ने पूछा शायद क्वेश्चन, सबको बता देता हूं। अगर आपसे पूछे, अब मुझे बताओ न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है कि नहीं होता? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है कि नहीं होता? आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि केंद्र की खोज किसने करी, तो आप बता देंगे। अगर आपसे पूछा कि प्रोटॉन की खोज किसने करी, अगर ऑप्शन में वो बोलेगा कि गोल्डस्टीन है, तो गोल्डस्टीन ही क्लिक करना है। क्लियर? अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड आ गया, गोल्डस्टीन भी और रदरफोर्ड भी आ गया, तो रदरफोर्ड पे क्लिक करके आना। बात समझ आई नहीं आई? क्लियर है? वैसे जन्मजात जो बोले जाते हैं इसके, वो कौन है? वो हैं आपके, मैं आपको ये चीज बता देता हूं, वैसे जन्मजात जो बोले जाएंगे वो हैं गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में बताया। अगर भाई साहब उसमें दे रखा है रदरफोर्ड ऑप्शन में, तो रदरफोर्ड पे क्लिक करके आना। जैसे ही आपसे पूछेगा आवेश के बारे में किसने बताया, चार्ज के बारे में किसने बताया, तो आप क्या करोगे? कूलाम। अरे चार्ज के बारे में कूलाम ने तो बताया था, आवेश। क्लियर है? लेकिन भाई साहब अगर ऑप्शन में फ्रैंकलिन दे रखा है ना, फ्रैंकलिन, और सबसे पहले जो जिक्र किया वो फ्रैंकलिन नाम का आदमी था, और ऑप्शन अगर इसमें फ्रैंकलिन आ गया और कूलाम दे रखा हो, तो फ्रैंकलिन पे क्लिक करके आना, कूलाम पे मत करके आना। बात समझ आई कि नहीं आई? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें, ठीक है बच्चे? नहीं ऐसे नहीं हो सकता, श्याम दोनों साथ नहीं देगा वो। हाँ हाँ ठीक है। तो किस पर क्लिक कर खाओगे, पता लगी? हाँ जी ये था। अब सुनो ध्यान से बच्चे, ये रफ कर देते हैं। देखिए बच्चे, यहां ध्यान देना। हाँ कश्यप बिल्कुल। जय कह रहा है सीजीएस यूनिट फ्रैंकलिन, हाँ वो फ्रैंकलिन वही वाला फ्रैंकलिन है बच्चे। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ चलो उधर ध्यान दो। अब देखो, कोई भी एलिमेंट होता है, ये होता है एक्स, इधर ध्यान देना। कोई एलिमेंट होता है, एक होता है जेड और एक होता है ए। इसे बोलते हैं बच्चे एटॉमिक नंबर, इसे बोलते हैं एटॉमिक मास। क्लियर जी? इसे हिंदी में कहते हैं परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक कह देते हैं। और
परमाणु भार, संख्या भी कह देते हैं बच्चे से। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। एक एक्स से रिप्रेजेंट करना, एक्स इज इक्वल टू, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और अब ध्यान देना बच्चे, जेड एलिमेंट, इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता बच्चे। देखो इसमें क्या कहेगा वो, जैसे सोडियम है Na, बताओ Na कितना होता है, 11 है, Na 23, सोडियम ऐसे ही तो होता है। तो यहां बताओ, यहां Z कितना है, 11, A कितना है, परमाणु भार कितना है, बार बार परमाणु भार एटॉमिक मास ना कह के मैं Z और A की भाषा बोलूंगा, तो कितना है जी, 23, 23। बात समझ आई, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे। अब यहां से कहता तीन चीज होती है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, और एक होता है बच्चे न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, याद रखना, याद रखना, जो जेड है वो जेड रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन को। जितने जेड होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ आई, जितने जेड होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन बोले जाएंगे। क्लियर है जी, बात समझ आई। प्रोटॉन कितने होंगे, जितने जेड होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने जेड होंगे, जितना नीचे वाला होगा, ये जो नीचे है। क्लियर है। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, दिस माइनस दिस, तो ए में से जेड माइनस कर देना, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मुझे बताओ, आपको मैंने बोला था, मैंने कहा 11 है, Na 23, बोलो इसमें प्रोटॉन कितने, जल्दी, इलेक्ट्रॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने, कमेंट्स करके जवाब दीजिए बच्चे। प्रोटॉन होता नीचे वाला, इलेक्ट्रॉन होता नीचे वाला, न्यूट्रॉन होता ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। जल्दी बताओ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जल्दी से। हाँ जी बताइए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे? ग्यारह, 11, 12, जल्दी से। मजा आ गया सर, जल्दी बच्चे आंसर चाहिए मुझे जल्दी से। आप आंसर लाने में विलंब कर रहे हैं। बच्चे बताइए जल्दी। बहुत अच्छे, शाबाश, विक्रम, विशाल, प्रशांत। हाँ बच्चे, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, 11, 12, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, अब मुझे एक बात बताओ, चलो इसमें बताओ, अगला क्वेश्चन है 17Cl35, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या जल्दी बताओ। 17 क्लोरीन 35, जल्दी बताओ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 17, बेटा न्यूट्रॉन बताओ। हाँ जी हाँ, राज ठीक है, न्यूट्रॉन ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बताओ। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आपसे पूछेगा, कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, यहां से कुछ ये हो गया। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजी है बच्चे, मैं वो लिख देता हूं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, मैं वो लिख रहा हूं, ध्यान देना एक बार। देखो यहां से कुछ टर्म्स होती है और पूछ लेता है। एक होता है जी आइसोटॉप, एक होता है आइसोबार, एक होता आइसोटॉप, आइसोबार, बार का बारिक भी बोल सकते हो, और एक होता है आइसोटॉन्स। तीन चीज होती है बच्चे, आइसोटॉप दिखाई दे रहा है ना वैसे, हाँ, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटॉन, हिंदी में भी लिख देता हूं उन्हें। इसे बोलते हैं समस्थानिक, क्लियर है जी। और हिंदी मीडियम में इसकी बात करें, इसे समभारिक बोल देते हैं,
समभारिक बताऊंगा भी बच्चे क्या चीज है। और आइसोटोन की बात करें तो इसे सम न्यूट्रॉनिक बोल देते हैं। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। करिए बच्चे, नोट करिए एक बार, देखिए यहां ध्यान देना। आइसोटॉप, आइसोबार और आइसोटोन्स, यहां ध्यान देना जी। देखो बच्चे, विवेक बच्चे एक बार ऐप को अपडेट कर लो, ठीक है, उसकी वजह से दिक्कत है। चलो देखो, आइसोटॉप देखो, एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है एटॉमिक मास। क्लियर है? जिसका एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। क्लियर है? जो जेड है वो तो सेम रहेगा और ए जो है वो अलग अलग रहेगा। आपने मान के चलो, ऐसी बात है जी, आपको आप भूल जाओगे बार बार, एटॉमिक नंबर सेम था, आइसोबार आइसोटोन ऐसे करोगे, ठीक है। मान चलो मैंने टेस्ट लिया, टेस्ट लिया 50 नंबर का लिया, 50 का लिया, मैंने कहा जो टॉप आएगा उसे मैं एक गोल्ड फॉइल दूंगा, ठीक है जी। आपने कहा ठीक है सर। पता लगी टेस्ट में सबने ही टॉप कर दिया, सबने टॉप कर दिया, तो इसका मतलब सबने टॉप किया तो सबके नंबर सेम रहे होंगे, सबके 50 में से 50, 50 में से 50, तो नंबर टॉप, मास टॉप कहते अच्छे नहीं लगते, नंबर टॉप, नंबर टॉप मतलब नंबर सबके सेम है, 50 50 50, समझ आया? तो जिनके नंबर टॉप आए तो इसका मतलब क्या, सबके नंबर सेम है। अच्छा, एटॉमिक नंबर सेम है, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या जो है वो सेम है, परमाणु बार। इसके बाद इसमें उल्टा कर दो। ये तो छोटा सा एग्जांपल था, तुम्हें जो याद रहे, वरना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। चलिए, एटॉमिक नंबर बोलो, इसमें क्या हो जाएगा, जेड तो हो जाएगा डिफरेंट, क्लियर है, और ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, सेम। ए क्या हो जाएगा, सेम। चलो मैं एग्जांपल दूं, चलिए एग्जांपल देते हैं, यहां ध्यान देना, एग्जांपल देते हैं। जैसे इसके अंदर एग्जांपल है, इसके एग्जांपल में बोलूं 1H1 1H2 कॉमा 1H3, एग्जांपल 1H1 1H2 1H3। तो देखो नीचे देखो 1 1 1, क्लियर है, हाइड्रोजन की फॉर्म होती है जी। बताओ तीनों में 1 1 1 है कि नहीं है, और ऊपर क्या है, डिफरेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आइसोबार की एग्जांपल की, आइसोटॉप की एग्जांपल की बात करें तो क्लोरीन वाला एग्जांपल दे सकते हो आप इसमें। आइसोटॉप की बात करें, क्लोरीन का एग्जांपल भी आ सकता है, और आप चाहो तो देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देखो अगर दो तरह से आप बोल सकते हो बच्चे से, लास्ट आपको 20 तक टेबल आती है, 20 तक टेबल आती है बच्चे, अपडेट कर लिया सर, तो भाई उनकी, हाँ हाँ जी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बोलो पता है ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, पोटेशियम होता है ना, बोलो 17, बोलो 17 किसका होता है, क्लोरीन, 18 बोलो, 18, हाँ जी बोलो बोलो, 18 बताओ किसका होता है, शिवम ने जवाब दिया, बहुत अच्छे बेटा, आर्गन। बोलो पोटेशियम बोलो, 19, चलो मैं ही बोल गया पोटेशियम, तो क्लियर है। तो ये देखो, इसका होता है 17। अच्छा ये ना, ये जो एटॉमिक मास होता है ये दुगने से, ये इसके दुगने से प्लस माइनस 2 3 ज्यादा हो सकता है, याद रखना ये बात, क्लियर है, प्लस माइनस 2 3 ज्यादा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 17, 18 दूनी 36, 19 दूनी 38, तो इसे ऐसे भी लिख देते हैं 40 40 की टर्म में, तो ये मास इसका सेम होता है, एटॉमिक मास सेम बना देते हैं, क्लोरीन आ जाता है, ठीक है जी। या सिर्फ पोटेशियम और उसको भी ले सकते हो तुम, सिर्फ पोटेशियम और इसको भी दिखा देते हैं,
18 दूनी 36 प्लस माइनस कुछ हो सकता है 3 4, ठीक है। हाँ, क्लोरीन का वैसे होता 35.5। आर्गन पोटेशियम को दिखा सकते हो आप, ऐसे आप कार्बन वाली फैमिली को भी दिखा सकते हो। कहने का मतलब ये, जिनका ऊपर का मास सेम है वो क्या आइसोबार, और 18 और 19 में क्या रिप्रेजेंट कर रहा, अलग अलग है ना, तो उसी को बोलते हैं बच्चे हम आइसोटोन्स। क्लियर है, बात समझे। अब आइसोटोन जो वो होता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होती है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं जी, सेम। न्यूट्रॉनों की संख्या सेम, टॉन मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है। क्लियर है। अच्छा, मैं आपको हिंट देता हूं, पहले जो 10 है ना, पहली 10 फर्स्ट 10 जो हैं उनमें इसका एग्जाम्पल है। कोई दो एलिमेंट को एक साथ जोड़ो और देखिए ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करके देखो, क्या दोनों में सेम आता नहीं आता। मैं समझ रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, आपका काम है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम से नियोन तक जाओ आप, ठीक है। उस कंडीशन में 8-9 तक ही जाओ, ऑक्सीजन तक ही, उसमें देखो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करके सेम आएगा। बताइए वो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बताइए जल्दी, देखते हैं। जय बेटा आपका भी ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम, हाँ और बोलो। जल्दी जल्दी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। बताओ बच्चे, हाँ हाँ, सचिन हाइड्रोजन हीलियम बता दिया, और कुछ। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल, हाँ जी, लिथियम बेरिलियम, बिल्कुल ठीक 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 है बच्चे, ठीक है, सही कह रहे हो। ठीक है जी। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछता है, हाँ ये पहले से 1 से 10 के बीच में हिंट देख रहा था, मैं देख रहा था कितने बच्चे कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक है बच्चे, हाँ जी हाँ। शिवम कह रहा है एयू कहां से आ गए बच्चे, एयू, एयू कहां ले आए आप, ठीक है। तो आपसे पूछेगा आइसोटोन, आइसोबारिक, आइसोटॉप होते हैं जिनके नंबर टॉप होते हैं, आइसोबार जिनका एटॉमिक मास, और आइसोटोन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक है ना। हाँ बेरिलियम, ठीक है बेटा, बात समझ आई। चलिए अब देखिए, अब जो ये रेडियस होता है जिसमें एटम बनता है, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, देखो आपसे पूछेगा अंकित, ठीक है, हाँ बेटा ठीक है ठीक है, योगेश, हाँ पहुंच रही बेटा। सर ये क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या है, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है बहुत छोटा। क्वांटा, जो लाइट होती है वो क्वांटा की फॉर्म में आती है, पैकेट्स की फॉर्म में आती है। ये मेरी पहली क्लास थी ऑप्टिक्स की, अगर याद हो तो आपको। बॉम्ब बनाना सिखा दो गुरुजी, रुक जाओ। बॉम्ब, अभी न्यूक्लियर एटम का थोड़ा सा पार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद न्यूक्लियर बताएंगे, ठीक है। अच्छा बच्चे, इसमें कुछ ऐसे हैं जैसे मास एनर्जी रिलेशन, उनको आपको खुद पढ़ना, बुक में पढ़ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसे, ठीक है ना। भाई एक रिलेशन क्या है, कैसे, वो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है। या मास डिफेक्ट क्या है, मास में जो कमी आती है, मास डिफेक्ट, द्रव्यमान में कमी आती है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। इसका आता बच्चे, आपसे पूछेगा, वो कह देता है कि ये जो एटम है, इस एटम के बारे में सबसे पहले कहेगा उसकी रेडियस बताओ कितनी है, जिससे हम त्रिज्या कहते हैं। तो रेडियस के लिए वो एक सिंपल एक फॉर्मूला भी रखता है, और कहेगा आर इज इक्वल टू आर नॉट, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3।
R इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3, ए रेज टू पावर 1/3। वैसे आपको रेडियस बता देता हूं बच्चे, 1 फर्मी मीटर होती है, 1 फर्मी। अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट यूनिट जब तुमने पढ़ी थी तो फर्स्ट यूनिट में आपको बता रखा था, आपने पढ़ा होगा पिको, पिको का मतलब कितना है, फर्मी, मिली, माइक्रो। फर्मी का मतलब होता है 10⁻15, किसमें, माइनस में। क्लियर है? 10⁻15 क्या, मीटर, 10⁻15 मीटर। ये इसकी रेडियस आती है, रेडियस में रिलेशन पूछ लेता है। ए तुम्हें पता ही है, ए को क्या बोलते हैं हम, जेड, और ए बोला था ना अभी, एटॉमिक मास। हाँ बच्चे बिल्कुल, पिको 10⁻10 नहीं होता। हाँ 10, अच्छा 10⁻, वैसे करके दिखा रहे हो, ठीक है ठीक है, 12 होता है, बिल्कुल ठीक है ठीक है। हाँ जी, -15, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद बच्चे आपसे पूछ लेता है डेंसिटी, पूछेगा घनत्व। दूसरा क्या पूछेगा, डेंसिटी, कि इसकी डेंसिटी कितनी होती है, किसकी, एटम की, जिससे बोलते हैं बच्चे हम घनत्व। पता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से जब भी हम कब डेंसिटी निकालेंगे तो डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, 3m/4π, ये वाला आर नॉट। देखो ये वाला आर नॉट जो होता है, आर नॉट बोलते हैं हम इनिशियल फेज को, आर नॉट क्यूब। तो आपसे ये 4π, 3/4πm कॉन्स्टेंट है, m मास है उसका, किसी का, एटॉमिक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, किसी का भी। मीटर में होता है, हाँ बच्चे मीटर में होता है। क्लियर? ये छोटी छोटी टर्म्स थी, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये और वो, ये बताता हूं। अब मैं वो बताता हूं जहां से रेडियो एक्टिविटी में क्वेश्चन आता है। ध्यान देना बच्चे, रेडियो एक्टिविटी का पार्ट जो जो क्वेश्चन बनता है जहां से, इधर ध्यान देना। चलो देखो बच्चे, एटॉमिक के बारे में स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत, क्लास कब तक बेटा, क्लास है 11 बजे तक, ठीक है। अब ध्यान देना जी, अब वो वाला पार्ट बताऊं जहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन वाला पार्ट सुन लेना। देखो, और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, वो थ्योरेटिकल पार्ट खुद पढ़ने वाला है, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं उसे। चलो बच्चे अब देखो, बात करते हैं, जैसे एटम्स था, अब न्यूक्लियाई में ही, न्यूक्लियाई में पार्ट आता बच्चे एक रेडियो एक्टिव। अच्छा एक वर्ड आपने सुना होगा, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, जैसे देखो ये है, ध्यान सुनना जी, इसे टॉपिक को स्टार बना के लिख देते हैं हम अच्छे से। रेडियो एक्टिविटी, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, सुनना ध्यान से। ये क्या है, यूरेनियम है। आपको पता है यूरेनियम बहुत महंगा होता है जी, बहुत ही ज्यादा महंगा होता है यूरेनियम, ठीक है। ये यूरेनियम है, हुआ ये बेटा, पहले तो, अब विपिन कह रहा है सर नाभिकीय संलयन कब स्टार्ट होगा, पहले मैंने ये बताया। अब मैं तुम्हें नाभिकीय संलयन में जो इस्तेमाल होगी चीज वही तो बताऊंगा इस टॉपिक के बाद, पहले इसे बताता हूं। यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुन लेना सब। हाँ जी, अमरूद भी खाएंगे प्रदीप जी, पहले यहां से ध्यान दीजिए। देखो मैंने यहां एक प्लेट लगा दी, क्लियर है, और मैंने एक प्लेट यहां लगा दी, और जी एक प्लेट यहां लगा दी, एक प्लेट यहां लगा दी। ये वाली जो प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट लगा दी, मान के चलो, और ये वाली प्लेट है वो मैंने पॉजिटिव प्लेट लगा दी। ये ऋणात्मक लगा दी, धनात्मक प्लेट लगा दी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं है। ये था यूरेनियम, यूरेनियम 230, 92U238, 92 यूरेनियम 238, और एक और होता है 92 यूरेनियम 235, दोनों ही यूरेनियम है। बात समझ आई? 17Cl34 का हो या 17Cl35.5 का हो, है क्लोरीन, वो केमिकली क्या रिएक्शन है आपको पता है, केमिस्ट्री के अंदर है दोनों यूरेनियम, ठीक है। अब देखो यूरेनियम था, होता ये है। अच्छा आप ऐसे करना, कपूर को रखा है, कपूर धीरे 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 उड़ने लगता है। पेट्रोल है, पेट्रोल भरवा दो,
टंकी के अंदर, बाइक के अंदर खुला छोड़ दो उसे, धीरे 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 उड़ने लगेगा। क्लियर है। रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स में भी क्या होता है, ये जो एलिमेंट था आपका यूरेनियम था, ये यूरेनियम में यहां से कुछ एलिमेंट्स निकलते हैं, कुछ इस प्लेट की तरफ जाते हैं, कुछ इस प्लेट की तरफ जाते हैं, और कुछ डायरेक्ट सीधे जाते हैं, डायरेक्ट सीधे जाते हैं, कुछ ऐसे चले गए। आज आपको यह बात देख के लग रही होगी सर कुछ याद आ रहा होगा, अनार बॉम्ब चलाते हो तुम, याद आ रहा है कुछ ऐसे, ध्यान देना, कुछ ऐसे चले गए और कुछ ऐसे गए। जो नेगेटिव वाली प्लेट पर गए हैं, जो नेगेटिव वाली प्लेट पर गए हैं, तो पक्का सर वो पॉजिटिव रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, और जो पॉजिटिव वाली प्लेट पर गए हैं तो वो नेगेटिव रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, बिल्कुल होंगे। बात समझ आई, क्लियर है। जो पॉजिटिव हैं उनका नाम रखा गया अल्फा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? अल्फा। जो नेगेटिव पर गया उसका नाम था बीटा। जो पॉजिटिव वाली प्लेट पे गया नेगेटिव नाम था उसका नाम था बीटा। और जो ना पॉजिटिव पे गया ना नेगेटिव पे गया, सीधा गया, वो था गामा। क्या था जी? गामा। इसका नाम है अल्फा, इसका नाम है बीटा, इसका नाम है गामा। गामा, बीटा, इन्हें तो लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा गामा हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अल्फा बीटा गामा। बात समझ आई? तीन तरह के एलिमेंट होते हैं। बात समझ आई? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है विपिन। ठीक है जी। अल्फा बीटा गामा। आज अगर मैं तुमसे पूछूं कि अल्फा पार्टिकल कैसा होता है तो बताओ, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या न्यूट्रल होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या उदासीन होता है? जवाब चाहिए मुझे जल्दी। कश्यप बड़ा तेज लड़का है, तुरंत जवाब देता पॉजिटिव। बहुत अच्छे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बहुत अच्छे। जय, हाँ जी। शिवम, बहुत अच्छे बेटा। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप देखो, पॉजिटिव अल्फा बीटा गामा। क्लियर है? और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं बच्चे, आपके साथ के भी जो बच्चे हैं, एक बार बोल रहा हूं, लाइव रहा करो। लाइव जो पढ़ाई तुम लाइव में कर सकते हो वो नहीं कर सकते। वैसे आप कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर आराम से पढ़ेंगे, कोई टेक्निकल इश्यू आया, कैसे भी कोई दिक्कत, आप लाइव पढ़ोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। एक बार ऐसा हुआ था, एक छोटी सी वीडियो थी, उसमें कुछ बच्चे बोले थे पता नहीं लेंस वाली कौन सी थी, वो दिख नहीं रही थी सर। ठीक है, लाइव जो पढ़ लिया, फिर बाद में उसे अपडेट किया। तो आपसे बार बार बोलता हूं, लाइव रहा करो जितने बच्चे हैं। ठीक है, बात समझ बेटा, डिटेल ही करा रहा हूं ये। ठीक है। अब देखो, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और हमारे पास भी एक लिमिटेड टाइम होता है कि इतने टाइम में कराना, फिर उसमें और भी फिर करना पड़ता है। और डिटेल में अगर करना तो भाई साहब मैं डिटेल में तो इतना करा देता हूं कि नीट लेवल हो, आईआईटी लेवल हो, वो अपने लेवल तक चलते हैं हम। समझ रहे हो? हाँ, कोर न्यूमेरिकल का भी ब्रांडेड हूं मैं। कोर न्यूमेरिकल चलने, पूरा न्यूमेरिकल भर दूंगा, ऐसा नहीं। तो हम एग्जाम को देखते हुए करते हैं कैसे करना है। ठीक है जी, चलो इधर ध्यान देना, छोड़िए बेकार की बात है। अल्फा बीटा गामा, तीन तरह का डिके हो गया। अल्फा हो गया, बीटा हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताना, अल्फा पार्टिकल कौन सा होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अल्फा पार्टिकल कौन सा होता है? जल्दी, अरे जल्दी बताओ कौन सा होता है अल्फा पार्टिकल? बेटा प्रशांत सब चीज का जवाब दूंगा, कौन सा आयनाइजेशन है सब चीज दूंगा, ये आते हैं क्वेश्चन। अल्फा पार्टिकल हीलियम, बहुत अच्छे। वो जी अल्फा पार्टिकल हीलियम को बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये बात मैंने तुम्हें कब बताई थी? बचपन में बताई थी ना? हाँ जी। अब देखो, ये था यूरेनियम। अब यहां से इनका डिके होता है, अल्फा बीटा गामा, इन पार्टिकल्स का डिके होता है बच्चे। यहां से चलिए, रेडियो एक्टिव
रेडियो सक्रिय तरंगों के बारे में बताएंगे और इन्हीं में कैसे कैसे होता है इनका डिके, ध्यान से सुनना। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है जी। अब जब पढ़ के देखोगे बच्चे, इसमें तो बहुत थ्योरी दे रखी है, ठीक है, थ्योरी आपके काम के पढ़ने की, आप पढ़ना। अब देखो 3 तरह से डिके होता है, ये दिखाई दे रहा है ना, सुनना ध्यान से। जब भी अल्फा का डिके होगा, न्यूमेरिकल दूंगा इस पे एक छोटा सा, ध्यान देना। जब भी अल्फा का डिके होगा तो अल्फा जब होगा तो उसमें से 2He4 निकल जाएगा, 2He4 निकल जाएगा। ओ जी 2He4 निकल जाएगा, इसका मतलब यह है कि वो नीचे से 2 लेके जाएगा, ऊपर से 4 लेके जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? क्लियर है? जब भी अल्फा का डिके होगा तो नीचे से 2 जाएगा, ऊपर से 4 जाएगा। जब बीटा का डिके होगा, जब बीटा का डिके होगा तो बीटा भी 2 हिस्सों में टूट जाता है। ये बहुत कम बुक्स में दे रखा है जी। क्लियर है? न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन कॉन्सेप्ट होता है, कहीं कहीं दे भी रखा होगा, लेकिन बता देता हूं, इसे सुनना। बुक में थ्योरेटिकल है, वो बहुत बड़ा में लिख रखा, मैंने छोटे में कर दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट दे दिया पूरा है, ठीक है। बीटा 2 तरह का होता है, एक बीटा प्लस होता है, एक बीटा माइनस होता है। बीटा 2 तरह का होता है, एक बीटा प्लस होता है, एक बीटा माइनस होता है। अगर बीटा प्लस है तो क्या करना, उल्टा करो, नीचे से एक माइनस करना एलिमेंट में, इस एलिमेंट में, ऊपर नो चेंज, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, ऊपर से कुछ नहीं जाएगा। बात समझ आई? बात समझ आई? उसके बाद नेगेटिव है तो नेगेटिव में प्लस होगा, ऊपर से नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज। बीटा प्लस है तो नीचे से 1 जाएगा, बीटा माइनस है तो नीचे 1 ऐड हो जाएगा। बात समझ आई? क्लियर है? एक है गामा, गामा, अल्फा बीटा गामा। गामा की बात करें तो नीचे से भी नो चेंज, नीचे भी रहेगा नो चेंज, ऊपर भी नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। पहले एक बात बताओ, ये बात पची कि ना पची? ये बात पची कि ना पची? दीपक क्या पूछ रहे हो बच्चे आप? डिके होगा, नहीं पची रविंद्र, चलो दोबारा पचाते हैं। देखो सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से सभी बच्चे। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। अल्फा का मतलब होता है नीचे से जब जाएगा अल्फा निकलेगा, अरे अल्फा निकलने का मतलब है हीलियम निकलेगा, नीचे से 2 लेके जाएगा, ऊपर से 4 लेके जाएगा। न्यूमेरिकल में समझ आएगा अभी? क्लियर है? बीटा का जब भी डिके होगा तो बीटा 2 तरह से होता है, एक बीटा प्लस होता है और एक बीटा, मैं डायरेक्ट बता सकता था बीटा ही, लेकिन अच्छे से बता रहा हूं, एक बीटा प्लस होता है, एक बीटा माइनस होता है। अगर बीटा प्लस होगा तो नीचे से 1 जाएगा, प्लस में 1 जाता है। अगर बीटा माइनस है तो नीचे 1 ऐड होगा। बात समझ आई? ऊपर नो चेंज, ऊपर कोई बदलाव नहीं होगा। और गामा में ना नीचे कोई चेंज होगा ना ऊपर कोई चेंज होगा, नो चेंज, नो चेंज। अगर ऐसा है, बीटा आपकी दोनों कंडीशन में दे रखा है, बीटा प्लस दे रखा है, बीटा एरो लगा के देगा कि बीटा जा रहा है, बीटा माइनस जा रहा है। बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन किंतु परंतु इंतु अगर आपको बीटा प्लस ना दे रखा ना बीटा माइनस दे रखा तो गुरुजी क्या करेंगे, उस पर सिर्फ बीटा लिख रखा है। अगर सिर्फ बीटा लिख रहा है ना, अगर सिर्फ बीटा लिख रहा है तो आप उसे बीटा प्लस की तरह ट्रीट करोगे। बीटा प्लस, अरे जिस पे कुछ लिखा नहीं होता वो प्लस ही तो माना जाता है। ये बीटा प्लस नहीं है, जब उस पर लिखी नहीं, प्लस को लिखो या मत लिखो ये प्लस ही तो है। और अगर उसने बीटा माइनस लिख दिया तो दिक्कत है भाई साहब। बीटा माइनस लिखेगा तो प्लस करोगे, और सिर्फ बीटा लिख रहा है तो बीटा लिख रहा है ना बीटा प्लस लिखा, बीटा लिख रहा है सिर्फ, तो इसका मतलब बीटा प्लस है। वो नीचे से 1 जाएगा, नीचे से 1 काट दिया जाए, उसके बाद ऊपर से नो चेंज, नो चेंज, यहां से 2 कैंसिल आउट, पूरा 4 कट कर दो। बात समझ आई? गामा
नो चेंज नो चेंज। बात समझ आई नहीं है? क्लियर है? क्वेश्चन दूं कि नहीं दूं? अच्छा, बीटा से यही क्वेश्चन पूछा था सर जी? हाँ, मैं जब भी तो कह रहा हूं भाई, स्टार लगा के क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो क्वेश्चन, मुझे जब तक मैं क्वेश्चन दूंगा ही नहीं तब तक तुम ये नहीं कहोगे गुरुजी क्वेश्चन दो। जब तक तुम, मैं बोल तो रहा हूं बच्चे, तुम्हारे इसमें 2 पेज दे रखे हैं, 2 पेज दे रखे हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ के देखना, वो पढ़ने वाला पार्ट है। मैंने तो बहुत कम में ही आपको बता दिया सब, ये जो ग्राफ बना हुआ है। अब आप मुझे बता दो क्वेश्चन दूं कि ना दूं, जल्दी बताइए। सर दे दीजिए, आप अच्छा पढ़ाते हो। चंद्रपाल जी ये बताओ क्वेश्चन दे। धन्यवाद। ओहो, बड़े आराम से कहा गुरु जी क्वेश्चन दे दिए। चलिए जी क्वेश्चन देते हैं। वैसे इसको रफ करें क्या? कर देते हैं, पता है आपको। चलिए, इससे पहले मैं रफ करूं कि मुझे जवाब मिलना चाहिए। अगर बीटा माइनस होगा तो क्या होगा बताओ? ए और जेड के साथ क्या होगा? क्या छेड़खानी करोगे तो मैं ए और जेड के साथ? अगर बीटा माइनस आ गया, बीटा माइनस आ गया तो क्या करोगे? बोलो बोलो क्या करोगे? बीटा माइनस आ गया, प्लस आ जाएगा, नो चेंज। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए चलिए, इधर ध्यान देना। यूरेनियम, सुनना जी। 92 यू 238, इसमें से निकला अल्फा पार्टिकल। एरो, एरो के ऊपर जो निकल गया वो, बताइए क्या आएगा? इसमें रख दे वर्ड ए। ए, बताइए फिर से बी आ गया। जब यहां से बीटा निकलता है, अगर यहां से गामा निकलता है तो सी क्या आएगा? जल्दी बताओ सी की वैल्यू क्या होगी? तो मैं एलिमेंट से मतलब नहीं है, ए बी सी। सी की नीचे वाली वैल्यू बताओ, ऊपर वाली वैल्यू बताओ, जल्दी बताइए। सी की ऊपर और नीचे की वैल्यू जल्दी से बताइए। जल्दी बताओ बच्चे। नो चेंज। अरे नो चेंज नहीं पूछ रहा, अलग अलग बोली आ रही है जी। कोई 90 बना रहा है, कोई 89 बना रहा है, 93। चलिए देखते हैं। बच्चे बताइए बताइए। जेड 89, 234। हाँ जी हाँ, जात्राबाजी अभी भी 89 आ रहा है, 90 आ रहा है, मतलब बच्चा गलती कर रहा है। अच्छा सुनो एक बात और, बीटा, बीटा जो होता है, चलो बताते हैं पहले ही। बताओ, ओ जी अल्फा जब जाएगा तो नीचे से 2 लेके जाएगा, 90 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अगर ऊपर से जब जाएगा तो 234 बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले ये बात बताओ, ये बात समझ आई? अब बीटा है, अच्छा बीटा, बीटा क्या है? बीटा अगर है तो वो बीटा प्लस है ना, तो बीटा प्लस है तो -1, बीटा 0 ऐसे होगा कि नहीं होगा? और आपको बताऊं ये कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, -1E0। ये भी याद रख लेना, ये और जे एक ही बात है। चलो चलो चलो, ओहो नीचे से एक जाएगा, 89 बन जाएगा, ऊपर 234 आएगा। ओ जी गामा, नो चेंज नो चेंज। हद की बात है यार, ये क्वेश्चन नहीं बताया गया आपसे। 234, अभी भी योगेश कह रहा 236।
अबे 236 कैसे हो जाएगा? योगेश बोल सॉरी सर, गलती कर दी मैंने, 234 आएगा। सचिन सही है, अरविंद सही है, अतुल सही है, राज, रोशन, विशाल, विशाल मैंने नाम नहीं लिखा, कोई नहीं, हाँ सॉरी सॉरी भूल गया। बच्चा तो अच्छे हो तुम। आजाद कहां गया था? नमस्ते सर, बीच में चले गए थे छोड़ के। चलो इधर ध्यान देना। अब दें एक क्वेश्चन और, आप देना एक क्वेश्चन और, बताना जल्दी से बताना जी। ए 92 U 238, B C D E। बेटा लास्ट क्वेश्चन है ये, गलती करोगे खुद, मैं कई सारे क्वेश्चन नहीं कर सकता। हाँ जी जवाब देना, गलती करोगे तो पश्चाताप होगा। ओ यार एक क्वेश्चन दिया था वो भी नहीं हुआ। यहां से निकालो आप बीटा, यहां से अल्फा, यहां से बीटा माइनस, यहां से अल्फा। चलो बताओ ई क्या होगा? ई क्या होगा जल्दी बताइए जल्दी। ई क्या होगा? और पढ़ के देखना अपनी बुक्स को, समझ में आ जाएगा। पॉजिट्रोनो, पॉजिट्रोनो क्या है? बीटा माइनस बीटा प्लस को, एंटी न्यूट्रोनो, न्यूट्रोनो क्या चक्कर है? बताइए बच्चे जल्दी। आजाद कह रहा गामा, क्या गामा? बताओ बच्चे जल्दी, चलते देखते हैं, जल्दी बताओ जी। ओहो सर जी इसमें से बीटा निकल गया। जब बीटा निकल गया तो इसका मतलब क्या है? बीटा प्लस है ना, ये प्लस का मतलब एक नीचे से गया। ओहो 91 238, ऊपर से नो चेंज, अल्फा गया, नीचे से 2 कम करो कितना हो गया? 89, ये 89 हुआ। उसके बाद 234 में से क्या बनेगा बच्चे? 238 में से क्या बनेगा? 234। ये बात समझ आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी। अब देखो इसके बाद, यहां तक समझ आया? उसके बाद देखो 89 हो गया, 230। अब बीटा माइनस है, बीटा माइनस का मतलब क्या? एक प्लस, एक प्लस कहां करते हैं? बोलो बोलो, एक प्लस कहां करते हैं? एक प्लस करते हैं सर हम कहां? नीचे। बोलो 90 बनेगा, ऊपर से नो चेंज, अल्फा, फिर से अल्फा निकल गया। बोलो क्या बन जाएगा? बोलो क्या बनेगा? 88, ऊपर से 4 गया, 230। सही जवाब, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। रोशन, प्रशांत, सबका ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अल्फा, बीटा, गामा, एक होता बच्चे पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता। सुनना जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है? भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग समझो, भेदन क्षमता क्या होती है? वो देखिए ऐसी मशीन जो होती है, जो लोहे की कोई रॉड है या लोहे की कोई प्लेट है, उसमें ऐसे, एक तो होता वेल्डिंग मशीन, वो ड्रिल कर देती है उसको, इतनी तेज उसमें से फायर होती है, बहुत तेज, कि वो उसके अंदर होल होने लगता है, जलाने लगती है उसे। तो एक्चुअल में उसका मतलब होता है भेदन, किसी चीज को भेद के जाना,
क्लियर है? बात समझ आई? चलो आप वहां से तीर चलाते हो, आपने तीर चलाया, किसी का तीर यहां लगा, गिर गया। क्लियर है? तीर लगा, पीछे निकल गया, वो ज्यादा भेद गया, इसे बोलते हैं भेदन क्षमता, कौन कितनी दूर तक ड्रिल कर गया। बात समझ आई? हकीकत में भेदन क्षमता उल्टा लिखना, सबसे ज्यादा गामा की होती है, उसके बाद बीटा की, और सबसे कम होती है अल्फा की। एक बार नहीं, कई कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेलोसिटी में भी ऐसा ही होता है जी। वेलोसिटी मतलब वेग, इसका वेग ज्यादा होता है, इसका वेग कम होता है। तकरीबन इसका होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर, लगभग सी के बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। क्लियर है? वैसे जो आप पढ़ोगे, जो आप बुक पढ़ोगे, उस बुक में टेबल बना रखी है। बच्चे देखो, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पूरी टेबल बनाऊं, कोई बेनिफिट नहीं उसका, टेबल बनाऊंगा एज इट इज, उसे रीड करके बताऊंगा। अब आप टेबल पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, सर ने बताया था अल्फा, वहां लिख रहा है हीलियम निकलेगा, अरे बताया तो था। बीटा आप कहोगे, ओहो बीटा मतलब प्लस पार्टिकल निकलेगा, माइनस निकलेगा। गामा नो चेंज, ये करके लिख रखा होगा, एग्जाम्पल दे रखे होंगे, और क्या होगा, पेनिट्रेटिंग पावर, वेलोसिटी, ये सब दे रखा होगा। आपको 3 टेबल याद रखना, 3 टेबल बताने जा रहा हूं बच्चे, 3 टोटल पूरी फिजिक्स में 4 टेबल हैं, 4 टेबल ही पूरी फिजिक्स में करनी है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। वो 4 टेबल आपको बता देता हूं मैं आज। क्या आप सुनना चाहते हैं कि 4 टेबलों में से क्वेश्चन कहां से आता है? बताइए, जवाब बोलोगे तभी इन टेबलों को बताऊंगा, और वो टेबल आज ही बनानी है तुम्हें। एक टेबल इनमें से मैं बनवाऊंगा, बाकी सारी टेबल आपको बनानी है अपने आप। बताइए। यस सर, जय ने बोला, सिर्फ यस सर। जय, वीरू कहां है? हाँ जी, ओपी साहब ने बोला, हाँ जी गुरुजी। सचिन जी ने बोला, धर्मेंद्र, कश्यप जी। चलो 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 क्विक, जल्दी बताएं। ओहो बताते, ये लो क्विकली बताते। देखो, पहली टेबल है अल्फा, बीटा और गामा के बीच में अंतर। ये टेबल बनानी है आपको, टेबल बना के रेडी कर लो। अल्फा, बीटा, गामा के बीच में अंतर, एक टेबल आपको बनानी है। नहीं सर, थैंक यू सर। सर पानी चाहिए मुझे, चाय नहीं पीता। देखो बच्चे, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चे, एक होती है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बीच में, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बीच में, और एक जिसे नाभिकीय विखंडन और संलयन बोलते हैं। अभी बताऊंगा ये, देखो ये क्लियर होगी, ये अभी हो जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है जी। और एक होती है बच्चे आपकी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईएम वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें। याद आ रहा है? जिसमें अल्फा, गामा, यूवी रेज, आईआर अवरक्त किरणें, विजिबल, इंफ्रारेड, पैरामैग्नेटिक किरणें, कौन कहां इस्तेमाल होता है, कैंसर के डिटेक्शन में कौन सी आती है। सर जी यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, और ये मैं बार बार चिल्लाता हूं, फिर भी बच्चा पढ़ के नहीं जाता है। जो जाता है वो मजा लेके आता है, 1 नंबर 2 4 नंबर फालतू आते हैं उसके। क्लियर है? आईआर विजिबल, ये क्वेश्चन है जो तुम जबरदस्ती छीन सकते हो किसी से। आईआर विजिबल, ठीक है। और कुकिंग के लिए, खाना बनाने में कौन सी इस्तेमाल करती है, ये सब चीज मैं बताऊंगा। समझ आया? शिवम कह रहा आंसर रॉन्ग आ रहा है, देख लेना बच्चे, आ जाएगा। शिवम हो सकता है आपका ही रॉन्ग आ रहा हो, बाकी अगर हो भी रहा होगा तो प्लस माइनस की मिस्टेक है वो, ठीक है। वैसे हो नहीं रहा होगा। अल्फा, बीटा, गामा समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और एक टेबल जो है बच्चे वो आपकी आती है पैरा डाया, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये वो टेबल है बच्चे जो चुंबकीय तरंगों में बनेगी, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बहुत तेज चिपकते हैं। इसकी, इन दोनों की अभी टेंशन ना लेना। ये दोनों हिंदी मीडियम वाले सोच रहे हो सर क्या कहते हैं इसे, कैसे, तो मैं बताऊंगा बच्चे, मैंने ये दोनों बताएंगे। ये 4 टेबल हैं, ये ढंग से बना लेना, यहां से क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल आजाद, हाँ जी। माइक्रोवेव, ये सभी सी में आता है। क्लॉकिंग, यूवी रेज, नॉट डिटेक्शन में कौन सी आती है,
हड्डियों की डिटेक्शन में कौन सा, ये सब चीज बताऊंगा मैं आपको, ये सारी टेबल बताऊंगा। लेकिन मैंने, हाँ, प्रतिचुंबक, अनुचुंबक, ये वाली टेबल है। तो ये 4 टेबल आप अभी बना लो, 4 टेबल बना, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, ये 2 मैंने बना दी। नहीं बच्चे मैं इनको इसलिए, चलो ये बना दूंगा, ये वाली टेबल देखता हूं बाद में, कोशिश करता हूं ये ईएम वेव टेबल आज बना दें तो। ठीक है, हाँ, और तो पैराडाया वो वहीं करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बिल्कुल भी गलत नहीं, बच्चे बच्चे का गलत रहा होगा, उसने गलती कर दी होगी, कोई बात नहीं, बच्चा है गलती कर देता है, क्या हो गया। चलो इधर ध्यान देना बच्चे, यहां तक समझ आया। अब देखिए, चलो बच्चे इधर ध्यान देना। देखिए बच्चे, इसी में आता है एक एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहता है n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। इसे डिके कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है जी, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दे रखा, ध्यान देना। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट है वो बैकुरल कहा जाती है। क्या था, बैकुरल नाम के एक साइंटिस्ट थे, इसलिए बोली जाती है बैकुरल। वैसे तो स्टार्टिंग बता दी जाती है, पर फिर भी यहां आप जब पढ़ोगे तो कर लेंगे। ठीक है, नहीं बच्चे इवनिंग में कोई क्लास नहीं है। कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन बच गया आपका और ड्यूअल नेचर बच गया। मैंने कहा ना एक क्लास होगी। वो जो टेबल है ना, जो आईआर, विजिबल, माइक्रो, वो कम्युनिकेशन में भी काम आती है। कम्युनिकेशन पूछ लेता वो डेल्टा चार्ली, चार्ली अल्फा ओवर एंड आउट, मैसेज पास ओवर, उन्हीं का काम करना, तुम कम्युनिकेशन करना ही क्या है। ठीक है जी, चलिए इधर ध्यान देना। प्रदीप जी ऐसा आप क्यों पूछ रहे हैं, ये लो। चलिए चलिए इधर ध्यान देना बच्चे, बैक्यूरल। अब ध्यान देना, एन नोट क्या होता है, स्टार्टिंग में उसके डिके होने से पहले की कंडीशन, वो डिके हुआ नहीं है उससे पहली कंडीशन। उसके बाद होता है डिके, ये डिके होने लगता है। तो ई रेज टू पावर लैम्डा टी, इसका डेरिवेशन भी वहां होता था और आप डेरिवेशन पढ़ते भी थे इसमें। ये कराऊंगा उसके बाद चैप्टर में। ये जो चैप्टर होगा आपका, इसका क्या नाम है, कम्युनिकेशन वाला, ये कम्युनिकेशन वाला चैप्टर होगा। और एक बच्चे आपका चैप्टर होगा ड्यूअल नेचर वाला। ये दोनों चैप्टर एक साथ लूंगा मैं, समझ आया। हाँ जी, चलिए देखिए, अब बात करते हैं बच्चे, एक हाफ लाइफ से और आता है इसमें अर्ध आयु। हाफ लाइफ की कंडीशन में रिजल्टेंट बता देता हूं मैं आपको क्या आता है। हाफ लाइफ, जिससे हम अर्ध आयु बोल देते हैं, इसके बीच में रिलेशन भी दे रखे हैं। नहीं नहीं करा दो, चलो हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है सर, कर दो। देखो बच्चे, एक आता है लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू लॉग बेस ई की पावर 2 अपॉन में टी। और जब भी हम यहां से निकालते हैं
तो अच्छा, लॉग बेस की वैल्यू जो होती है लैम्डा इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन टी, ये होता है लैम्डा। ये कुछ रिलेशन है हाफ लाइफ पीरियड के। डिसइंटीग्रेशन प्रिंस, बच्चे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ही होता है। सर आपकी बोली बड़ी अच्छी है ओम प्रकाश। अच्छा, बातें बना रहे हो बैठे बैठे वहां। हाँ जी, यहां ध्यान दो, ठीक है। अब देखो बच्चे, जो मैं बताने वाला हूं उसे सुनिए ध्यान से। अच्छा सुनिए, एक किस्सा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना जी। अब मैं जो फिजन फ्यूजन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन और संलयन। नाभिकीय विखंडन और संलयन, ध्यान देना बच्चे। वो जी, फिजन का मतलब होता है टूटना और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। संलयन, संलयन मतलब होता है किस चीज का जुड़ रहा है, ध्यान सुनना बच्चे। इसमें जो आपका न्यूमेरिकल आएगा तो वो सीधा उस पे आएगा, उस पे हाफ लाइफ पे जब आता तो सीधा फॉर्मूला पुट करना है, पुटिंग वाला आएगा, फॉर्मूला पुटिंग, ठीक है जी। अच्छा सुनिए ध्यान से बच्चे, इधर ध्यान देना। देखो, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन का मतलब होता है टूटना और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। आपको मैं एक बात बताऊं, देखो आइंस्टाइन साहब थे, आइंस्टाइन साहब ने इक्वेशन दी और वो इक्वेशन थी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। किस्सा ध्यान से सुनना जी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। और मैं आपको बताता हूं, जो ये आइंस्टाइन साहब थे, ये आइंस्टाइन साहब एक एबनॉर्मल बच्चा था। आपने मूवी देखी थ्री इडियट? थ्री इडियट में बाबा रणछोड़ दास जो होते हैं, वो 7th क्लास का बच्चा 10th क्लास के बच्चे को सॉल्व, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहा होता है। वो जो कॉपी है ना, वो कॉपी की गई है, वो आइंस्टाइन की थ्योरी थी। आइंस्टाइन क्या करते थे ऐसे। तो आइंस्टाइन साहब जब पैदा हुए, और आपने पढ़ा भी होगा, उनकी स्थिति ऐसी थी कि जब वो जहां वो पढ़ते थे चारों तरफ कीचड़, मकान मालिक लड़ता था नीचे, शायद इंग्लिश में चैप्टर भी था, आपने पढ़ा होगा। तो ऐसी स्थिति के बावजूद भी वो इतने महान साइंटिस्ट हुए, लेकिन आइंस्टाइन साहब न्यूटन साहब को अपना गुरु मानते थे। जहां वो पढ़ते थे, उनकी स्टडी की जो टेबल थी उसके सामने भी न्यूटन साहब का फोटो लगा होता था। आइंस्टाइन साहब जब पढ़ते थे, रिसर्च करते थे, वो न्यूटन को मानते थे। क्लियर है? अब जब ये पैदा हुआ तो ये बच्चा, अच्छा जब बच्चा पैदा होता तो पैदा होने के बाद क्या करता है? रोता है। ये रोए नहीं थे, ये एबनॉर्मल पैदा हुआ। सबने सोचा पता नहीं क्या है, मरा हुआ पैदा हुआ, क्या हुआ। लेकिन बच्चा 1 साल तक बोला नहीं, 2 साल तक बोला नहीं, 3 साल तक बोला नहीं, 4 साल हो गए बच्चा बोला नहीं, सबको लगा गूंगा है। चौथी साल चल रही थी तो इनकी माताजी ने एक बार गरम सूप लाया, बनाया, और उसमें कुछ तीखी मिर्च थी ज्यादा। पहली बार आइंस्टाइन साहब के मुख से आया कि मां मुझे पानी चाहिए। पहली बार जब बोला, जब वो खाना, और उसकी मां इतनी खुश हुई। इनका जन्म जो हुआ था वो जर्मनी के अंदर हुआ था जी, ये जर्मनी में पैदा हुए थे। 3-4 साल तक जो बच्चा बोला नहीं, उन्हें लगा कि मेरा बेटा गूंगा है। वो बड़ी खुश हुई, मेरा आइंस्टाइन बोलता है, मेरा आइंस्टाइन बोलता है। एबनॉर्मल नहीं है वो, नॉर्मल है। और इतनी खुशी थी, बेहद खुशी। जो बच्चा 3-4 साल तक बोल नहीं सकता था, वो बच्चा इतना बड़ा इतिहास लिखेगा। बच्चे, रोहित मास डिफेक्ट पूछ रहा, किसी चीज में डिफेक्ट, थोड़ा सा मास का डिके होना, वो डेफिनेशन वाला पार्ट था, इसलिए मैंने कहा कि आप उसे पढ़ना। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। अब जब वो एबनॉर्मल था, इन्हें वैसे भी ज्ञान नहीं था, जर्मन में पैदा हुए थे, इन्हें वैसा भी ज्ञान नहीं था। इन्हें ज्ञान नहीं था रेगुलर हैबिटीज का। जैसे हम बात करें, क्या रेगुलर हैबिट में क्या है, जैसे शूज बांधना, ये नहीं पता था। अपने घर का पता भूल जाते थे। एक बार बैठे हुए थे, अपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, तो जा रहे थे वहां से रिसर्च सेंटर से, तो उन्होंने कहा क्या आप आइंस्टाइन के, अल्बर्ट आइंस्टाइन का घर जानते हैं? टैक्सी वाले ने कहा हाँ। उनका घर कौन नहीं जानता? कह रहे मुझे वहां तक छोड़ दो।
वो ड्राइवर जब वहां छोड़ता घर पे तो कहता कि तुम्हें आइंस्टाइन साहब का घर ही नहीं पता। कहने लगे मैं खुद ही आइंस्टाइन। ये इन्हें ज्ञान नहीं था। इनकी बीवी थी, बीवी बड़ी सुंदर थी और बहुत सुंदर बीवी थी, वो भी फिजिक्स की साइंटिस्ट थी, वो भी फिजिक्स की साइंटिस्ट थी। और लोग ये सोचते थे कि जो रिसर्च वो कर रही है, वो आइंस्टाइन साहब दे रहे हैं, वो ही रिसर्च शायद उसका इफेक्ट जो है वो न्यूटन साहब पे पड़ रहा है, ये आइंस्टाइन साहब देते हैं। लेकिन आइंस्टाइन की कोई थ्योरी, कोई कॉन्सेप्ट वो उनसे नहीं पूछते थे। एक बार गैलीलियो पार्टी दे रहा था। गैलीलियो पार्टी किस बात की दे रहा था? गैलीलियो पार्टी दे रहा था टेलीस्कोप की। भाई उसने टेलीस्कोप की खोज करी, दूर की वस्तुओं को देखने का काम आता है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों गए। जाने के बाद उनकी वाइफ कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये क्या इंस्ट्रूमेंट है? तो उसके बाद सब हंसने लगे, कहते अरे आइंस्टाइन की बीवी हो, आप फिजिक्स की साइंटिस्ट हो, आपको भी नहीं पता? उन्होंने बताओ सही है क्या है? उन्होंने टेलीस्कोप है, दूर की वस्तुओं को देखने काम आएगा। उन्होंने कहा इसकी क्या जरूरत है, इसको तो मेरे हस्बैंड वैसे ही बता सकते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने बोला टाइम फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपको मैं बता दूं दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये तीनों एक्स एक्सिस हैं, तीनों। चौथा भी एक क्वाड्रेंट होता है। जो टाइम बोला वो न्यूटन साहब के, आइंस्टाइन साहब के अकॉर्डिंग था। और आइंस्टाइन साहब जब इसके अकॉर्डिंग बोल रहे थे तो आइंस्टाइन साहब ने टाइम का कॉन्सेप्ट दिया, वो भी सब कुछ नहीं था। उन्होंने कहा ये सब चीजें बता सकते हैं। और इन्होंने ये भी कहा था जो सी है, ई क्या है, एनर्जी है, एम क्या है, मास है। उसी के बाद ये खतरनाक इक्वेशन दी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। इतनी रफ्तार से चलता है। आपको पता है इन्होंने टाइम कॉन्सेप्ट किया। टाइम मशीन भी बनाई जा सकती है। इन्होंने ये कहा था अगर ये घड़ी है, अगर ये घड़ी है, क्लॉक है, और अगर इसकी निडल है, अगर इसकी निडल है और ये निडल घूमते 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 इसकी रफ्तार इतनी हो जाए कि ये 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार के इक्वल चलने लगे तो हम अपने पास्ट में जा सकते हैं। ये है टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट। अगर उसकी रफ्तार टाइम इतनी तेज तेज चलने लगे कि वो सी के बराबर हो जाए तो हम अपने पास्ट में जा सकते हैं। उल्टा चले तो हम अपने फ्यूचर में जा सकते हैं। यह बात टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट था। और आप कभी देखते हो, कोई मूवी आपने देखी होगी जिसमें टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट आता है, तो जब आप टाइम मशीन कोई मूवी देखते हैं, कोई पास्ट में जाता है, फ्यूचर में जाता है, तो देखना कभी जब वो एंटर करता है तो मशीन को ऐसे ऐसे घुमाते हैं बहुत तेज, क्लॉक ऐसे ऐसे घूमने लगती है। वो कॉन्सेप्ट यही तो है। तो टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट दिया, इतना खतरनाक। ये हकीकत में मॉडर्न फिजिक्स का बाप ये था रियल में, और बोलते हैं इन्हें। लेकिन जब इन्होंने इस इक्वेशन को दिया, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के इक्वेशन को दिया, तो उसी दौरान जब यहां इस जर्मन में एक और तानाशाह था जिसका नाम था हिटलर। हिटलर बहुत बड़ा तानाशाह आदमी था। हिटलर इतना बड़ा तानाशाह आदमी था, वो कहता था कि जर्मन का आदमी तो वो मेरा आदमी है, गैर जर्मन है तो मेरा आदमी नहीं है। जैसे हम कहने लगे कि हम इंग्लैंड वासियों को जो अंग्रेज दिख गए उसे खत्म कर दो, भारतीय होने चाहिए सिर्फ, उस क्रांतिकारी के दौर में। ऐसे ये था। हिटलर बहुत बड़ा तानाशाह आदमी था। इतना बड़ा तानाशाह आदमी था कि लोगों को भर भर के गैस चैम्बर में छोड़ देता था। बहुत में गैस खोल दी, खत्म। लेकिन इसकी खासियत थी, जिसको गैस के चैम्बर में छोड़ता था उसके जूते चप्पल बाहर उतरवाता था। जितने लोगों को मारा, गोदाम गोदाम भर के जूते चप्पल निकले। इतना बड़ा तानाशाह आदमी था। अंग्रेज लोग सर की उपाधि से अलंकृत करते हैं जब कोई अच्छा काम करता है। यही पहला ऐसा व्यक्ति था कि जिसे नेगेटिव रोल में, और छीनी इसने, मुझे सर की उपाधि चाहिए, अलंकृत चाहिए। सर की उपाधि से अलंकृत किया गया ऐसे, जैसे हमारे यहां रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया, बाद में उन्होंने ठुकरा दी। अब इस बंदे ने इसे पता लगा, अरे तेरे यहां तो कोई आइंस्टाइन बंदा रहता है, उसने कोई इक्वेशन दी है, उठा के लाओ उसे। अब आइंस्टाइन साहब जब थे, ये इस आइंस्टाइन साहब की जब उन्होंने पता लगा कि आइंस्टाइन की बात है, तो ये क्या करा, हिटलर ने उठाने के लिए बोला, आइंस्टाइन साहब यहां से सीधे यूएस से चले गए। इसकी लेकिन इनकी इक्वेशन लीक हो चुकी थी। इनकी इक्वेशन लीक हो चुकी थी। इन्हें इक्वेशन के बारे में नहीं पता, इक्वेशन लीक हो गई। तो हिटलर ने कहा कि नहीं, उठा के लाओ, इक्वेशन पता लगी थी। अब आइंस्टाइन साहब को यह बात पता लगी कि मेरी इक्वेशन लीक हो चुकी है, बॉम्ब बन सकता है, क्योंकि इस इक्वेशन से इसका मतलब है छोटे से छोटे मास में, छोटे से छोटे मास में इतने अमाउंट में एनर्जी भर सकते हैं कि ये एक
एक एरिया डिस्ट्रिक्ट को उड़ाने के लिए बहुत है, एक जगह को, पर्टिकुलर जगह को उड़ाने के लिए बहुत है, स्मॉल से स्मॉल अमाउंट में। और इस तरह से जब हिटलर था तो हिटलर ने पता लगी, उसे कहा पकड़ के लाओ, तो आइंस्टाइन साहब यूएस से चले गए। वहां उस दौरान इंग्लैंड में जो थे ये चर्चिल नाम के राष्ट्रपति थे, तो चर्चिल नाम के राष्ट्रपति को अब इन्हें लगा था आइंस्टाइन साहब को कि मेरी इक्वेशन लीक हो चुकी है, बॉम्ब बना लेगा, हिटलर बॉम्ब बनाएगा, तानाशाह आदमी है, वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। इक्वेशंस लीक होने का मतलब है दुरुपयोग करना। और चर्चिल नाम के राष्ट्रपति को पत्र लगा, मुझे ऐसे खेद प्रकट होता है कि जैसे हिटलर एटम बॉम्ब बना रहा हो। एटम बॉम्ब न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड है, ये एटम बॉम्ब बना रहा हो। और एटम बॉम्ब की बात जब इनको पता लगी कि एटम बॉम्ब बनाने जा रहा है, चर्चिल इस बात को उल्टा ले गए। रातों रात उन्हीं की हेल्प से एटम बॉम्ब बनवा डाला। किसने? यूएसए ने, अमेरिका ने एटम बॉम्ब बना डाला। अब ये यूएसए ने एटम बॉम्ब बनाया था, ये एटम बॉम्ब किसके लिए बनाया? जर्मन के लिए, हिटलर के लिए बनाया, कि जर्मन में हिटलर ने बना लिया। खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ, वक्त का कहर तो देखो, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 1945 में, और हुआ ये, इस जर्मनी का साथ देने जापान आ गया। अब बॉम्ब बनाया था हिटलर के लिए, जर्मन के लिए, लेकिन जापान की प्रतिक्रिया ऐसे देख के ये यूएसए ने ये बॉम्ब जापान पे छोड़ा। 6 अगस्त को हिरोशिमा में ये बॉम्ब छोड़ा गया, और 9 अगस्त को नागासाकी में फिर से 3 दिन बाद ये कहर अपनाया गया, और 9 अगस्त को नागासाकी में फिर से डाला। और ये बॉम्ब इतना खतरनाक था कि आपको सिर्फ सुन के लगेगा, सुन के एहसास करके देखो। जब ये बॉम्ब गिरा था, इसका नाम रखे गए, इनके नाम थे, ये था लिटिल बॉय, फिर डाला फैटमैन। बॉम्ब के नाम थे लिटिल बॉय, फैटमैन। जब ये डाले गए तो इतने खतरनाक बॉम्ब थे ये कि इतना कहर मचा दिया कि जब ये बॉम्ब डले तो 25 किलोमीटर के दायरे में, 25 से 30 किलोमीटर, अपना एरिया देख लो आप जहां रह रहे हो, 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में पिघलकर हर चीज पानी बन गई थी, लोहा, लकड़ी, इंसान, सब चीज। अरे कहर तो इसके बाद स्टार्ट हुआ, जब वो पिघलकर पानी बन गई तो वहां से जो डस्ट निकली, वो डस्ट जिस इंसान के अंदर गई, हमारी डीएनए की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ऐसे, उस डीएनए की स्ट्रक्चर को ऐसे कर डाला। आज भी वहां अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे लोग, हैंडीकैप लोग पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी जापान को उगता हुआ सूरज कहा जाता है। टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ज्यादा भूकंप वहां आते हैं, फिर भी अपने आप को टेक्नोलॉजी के मामले में जापान सबसे आगे है, उगता हुआ सूरज कहते हैं इसे। ये कहर देख करके आइंस्टाइन साहब को बहुत गहरा सदमा लगा। वो वहां गए, जाके देखा तो लोगों का हाल बहुत बुरा था। उन्होंने कहा, काश अगर मुझे पता होता ये इतनी खतरनाक इक्वेशन है। अरे मैंने इसको मानव संधान के लिए नहीं दिया था, मैंने तो इसलिए दिया था जो बड़े बड़े टापुओं को तोड़ने में तुम इतना वक्त लगाते हो, बहुत बड़े बड़े टापुओं को तोड़ने में, उनके लिए मैंने बोला था। लेकिन तुमने तो मानव संधान का इस्तेमाल। इसके बाद उन्होंने कोई इक्वेशन भी नहीं दी थी, जो बहुत गहरा सदमा लगा था आइंस्टाइन साहब को। और इस न्यूक्लियर फिजन पर, फिजन का मतलब है टूटना, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में टूटना, 2 से और 2, 2 से 2, 4 और 4, ऐसे ऐसे टूटते टूटते पार्टिकल बनता है जिसका नाम है एटम बॉम्ब, और ऐसे ऐसे करके चेन रिएक्शन बनती जाती है। ये था एटम बॉम्ब। इस एटम बॉम्ब का कहर तुम्हें पता लगा जब ये एटम बॉम्ब था। इस एटम बॉम्ब न्यूक्लियर फिजन, विखंडन पर बेस्ड है। एक और बॉम्ब होता है जिसको बोलते हम हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब से कई गुना, कई गुना, 1000 गुना, वैसे 100 गुना, 1000 गुना बोलते हैं, 1000 गुना ये बॉम्ब एटम बॉम्ब से, ये एटम बॉम्ब से ये 1000 गुना, 10 गुना बोल देते हैं इसे, 10 गुना, 1000 गुना, इतना ज्यादा इफेक्टिव है ये बॉम्ब इस बॉम्ब से, हाइड्रोजन बॉम्ब।
और हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है। संलयन, संलयन का मतलब है दो पार्टिकल का जुड़ना और दो का जुड़ना। छोटे छोटे पार्टिकल्स का बड़ा बनना ही संलयन कहलाता है। एक बड़े पार्टिकल का छोटे छोटे हिस्सों में टूटना ही क्या कहलाता है? ये कहलाता है। दिल दहलाने वाला तो था ये, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब इससे 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है, और जिसका सफल परीक्षण नॉर्थ कोरिया ने किया। इसीलिए नॉर्थ कोरिया तो बार बार अमेरिका को धमकी देता है। क्या है, अमेरिका तो सबका बाप है, हर देश का, फिर भी मीटिंग बैठता तो कहता क्यों चुप रहो, मेरे पास हाइड्रोजन बॉम्ब है, खुद तो जाएंगे तो मैं भी ले डूबेंगे, अमेरिका को बोलता है। जब उसने सफल परीक्षण किया, और ये जब हाइड्रोजन बॉम्ब का सफल परीक्षण किया जाता है तो ये सी लेवल पे किया जाता है, समुद्र लेवल पे किया जाता है। ऐसा क्यों? 11th क्लास में कॉन्सेप्ट आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब की धारा। सबसे अच्छा प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर वही होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी वजह से कभी देखोगे, किसी भी स्टेशन पे देखोगे तो लिखा होता समुद्र तल से ऊंचाई, वो वहीं से मेजरमेंट की जाती है, समुद्र तल पे किया जाता है, समुद्र तल के पास किया जाता है। वहां से प्रेशर की वजह से प्रेशर सही होता है। जब ये किया था तो चाइना के अंदर भूकंप बाढ़ देखने को मिला था, इतना जबरदस्त कहर था। चाइना ने शिकायत करी, अमेरिका से बोला कि जी ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर भी धमकी नहीं दे रहा। किम जोंग, संघ की आदमी है वहां का, किम जोंग, नॉर्थ कोरिया, पागल अपने कुत्तों से कटवा देता है अगर कोई उसके सामने बोल भी जाए तो फालतू। पागल, पूरा हिटलर है, दूसरा नंबर हिटलर है, दूसरा हिटलर है किम जोंग। आज वो इसके पास है तो आपसे पूछेगा ये हकीकत में इस रिएक्शन में होता क्या है। किस्सा ध्यान से सुन रहे तो आप, इसमें क्या है, इसमें इस रिएक्शन की बात करूं मैं न्यूक्लियर फ्यूजन में। एक तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, हीलियम बनने लगती है, हीलियम हाइड्रोजन बन, हीलियम से हाइड्रोजन का कन्वर्जन होता है सनलाइट की। आपसे पूछेगा वायुमंडल पे कौन सा डिपेंड करता है? हाइड्रोजन बॉम्ब करता है। इट कैन बी कंट्रोल, इट कैन बी कंट्रोल, ये कंट्रोल किया जा सकता है एटम बॉम्ब, बट ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इट कांट बी कंट्रोल, ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और इतनी खतरनाक सिचुएशन में आपको पूछेगा कि न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड कौन सा है? एटम बॉम्ब है। न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड कौन सा है? फ्यूजन, जुड़ना, वो हाइड्रोजन बॉम्ब है। हाइड्रोजन बॉम्ब कहीं ज्यादा खतरनाक है। आपको मैं बता दूं, हिंदुस्तान पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे है, हर चीज में आगे है। अरे पूरा यूपी पूरा पाकिस्तान बराबर है। इंडिया का हर आदमी ये कर देना वहां तो बाढ़ आ जाएगी, इतना है। फिर भी हर चीज में आगे, वो इकोनॉमी में इंडिया हर चीज में आगे है, लेकिन एक ही चीज में पीछे, वो है एटम बॉम्ब। आपको बता देता हूं, भारत के पास 110 एटम बॉम्ब है, लेकिन पाकिस्तान के पास 130 एटम बॉम्ब है, जो ऑन रिकॉर्ड हैं। ज्यादा हो सकते पता नहीं, बात समझ आई? और इसमें इसका मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 130 है तो, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उसके अपने पायलट्स की सैलरी तक घटानी पड़ गई उसे। बॉम्ब का क्या करेगा? एक बॉम्ब जिस दिन डालेंगे तबाह पूरा, क्या करेगा? समझ रहे हो? तो आर्थिक स्थिति बहुत जरूर होनी चाहिए। वो बॉम्ब भी बनाता रहता है, उसका काम क्या है? बात समझ आई? तो आपसे पूछेगा फिजन और फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में क्या अंतर है, तो मुझे लगता है शायद आप फिजन और फ्यूजन बता देंगे। इसके अंदर चेन ऐसे डिफरेंस होंगे, इट कैन बी कंट्रोल बट इट कैन नॉट बी कंट्रोल, ये इससे ज्यादा गुना इफेक्टिव है। इसका एग्जांपल एटम बॉम्ब है, इसका एग्जांपल हाइड्रोजन बॉम्ब है। और आपसे पूछेगा इसमें दो पार्टिकल्स, मैंने किस्सा सुनाया है, लेकिन आपको ऑटोमेटिक इनकी डिफरेंस भी याद हो गई। बात समझ आई नहीं आई? मैं जो बात बताने वाला हूं नहीं बता, तो इसमें आपको पता लगा, किस्सा मैंने बताया है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज पता लगी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, कौन बॉम्ब का नाम क्या था, किसके साथ क्या हुआ, हिटलर कहां का था, आइंस्टाइन साहब कहां के थे, E=mc² खतरनाक इक्वेशन दी थी। और इन सब चीजों पे फिजन और फ्यूजन का कॉन्सेप्ट था। फिजन का मतलब टूटना होता है, जिस पे एटम बॉम्ब है और इस पे हाइड्रोजन बॉम्ब है। याद हो गया? मजा आ गया? अच्छा जी। हाँ जी, जी सर, सर आ गए? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी बच्चे,
क्लियर है? तो आप क्या ये अब कोई बच्चा कह रहा सर डेफिनेशन बताओ, देख रहे हो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अभी भी डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन बताने की जरूरत है? आप खुद देखोगे वो कहेगा फिजन का प्रोसेस होता है कोई हैवी न्यूक्लियस स्मॉल पार्टिकल में टूटना, और फ्यूजन का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स का जुड़ना। अब आप जो मैंने बताया उसके बाद उन्हें पढ़ के देखना। ओके, अगली क्लास और होगी स्टूडेंट्स इसकी, जिसमें एक क्लास में 1.5 घंटे क्लास में 1-1.5 घंटे में कम्युनिकेशन होगा आपका और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। फिर उसके बाद लेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।